मैंने कहा हिंदू मुझे वोट नहीं देगा। 80% पॉपुलेशन इंडिया की हिंदू है, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं बीफ खाता हूँ, कोई बुरी चीज नहीं है। गौ माता कैसे हो सकती है? कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? तुम्हारे खोपड़े में भेजा है कि गोबर भरा? इस दुनिया में लोग हंसते हैं तुम पे कि एक जानवर को तुम माता मानते हो। अपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से 8 पॉजिटिवली करप्ट। कहा जाता है जीडीपी बढ़ रही है। आपको सवाल पूछना यह है कि हु इज गेटिंग द बेनिफिट? इज इट द कॉमन मैन और इज इट जस्ट अ हैंडफुल ऑफ अंबानी एंड अडानी एंड 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ लास्ट ईयर, उसमें हाफ द एमपीज इलेक्टेड आर बिग क्रिमिनल्स। आप गूगल में देख लीजिए। बिहार का चुनाव होने वाला था तो बड़ा शोर मच रहा था कि वोट चोरी। मैंने कहा और वोट चोरी होनी चाहिए? तुमको वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। तुम्हारे खोपड़े में गोबर और कूड़ा भरा हुआ है। 15% मुसलमान है। मैंने कई बार कहा कि तुम लोग ये 4 चीज जब तक नहीं छोड़ोगे जूते खाते रहोगे। कौन सी 4 चीज? हिंदुस्तान में शायद 25 करोड़ दलित आबादी होगी। 100% जॉब भी गवर्नमेंट जॉब रिजर्व हो जाए, 0.01% दलितों को नौकरी मिलेगी। कहीं कहाँ नौकरियां? तो आपको तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आप चाहते भी हो कि लोगों की लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग हो, बट इसके लिए तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। आपको आइडिया है टीचर्स जो अपॉइंट होते हैं मोस्ट स्कूल्स में, दे आर अपॉइंटेड बाय गिविंग ब्राइब्स। 12 मिलियन यूथ आर एंटरिंग इनटू द जॉब मार्केट इन इंडिया एवरी ईयर। 500,000 जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड। बाकी 11.5 मिलियन कहाँ जाते हैं? ये रियलिटी है जो बताया नहीं जाता। यू विल कन्फेस टू एवरीथिंग अंडर टॉर्चर। आप जानते हैं टेररिस्ट की जो केसेस हैं, बहुत सारे, कईयों को तो फांसी लग गई। वो अफजल गुरु, वो कन्फेशन पे एविडेंस है। ये हुआ पहलगाम में अटैक, जहाँ 26 हिंदू टूरिस्ट मारे गए। अब लगे चिल्लाएं पाकिस्तान ने किया, कभी नहीं मालूम होगा कौन थे, मगर आपको पाकिस्तानी करते हैं सब। और उन पे हमला भी ऑपरेशन सिंदूर हो गया। मगर ठीक है, धन्य हो। ये पॉलिटिकल लीडर्स संरक्षण देते हैं माफियाज को। क्या आप उससे सहमत हैं जो अभी जजमेंट आया ऑन द राम मंदिर? बिल्कुल असहमत हूँ। डर था इनको चंचूत को कि मैं अगर नहीं ये फैसला दूं तो बीजेपी नाराज हो जाए। तो ये था कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, चाहे सही फैसला देखिए क्या गलत। सो वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। एंड आपका आज प्रतीक शो पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट के लिए जो शख्सियत है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने इंडियन सिस्टम, जुडिशरी और सोसाइटी के लिए भी खुलकर और बिना डर के बात रखी है हमेशा सामने। एंड एक लीगल थिंकर, एक ऑथर और एक ऑनेस्ट वॉइस है। तो आज हमारे साथ हैं माननीय न्यायाधीश श्री मार्कंडे जी। और आज हम इस पॉडकास्ट में काफी सारी चीजों को करेंगे। और जैसे मैंने आपको वादा करा था, दिस एपिसोड विल बी वेरी वेरी अनफिल्टर्ड। एंड तो आप वॉच आउट कर रहे हैं अनफिल्टर्ड विद प्रतीक, एंड यू आर वॉचिंग श्री मार्कंडे जी ऑन द प्रतीक शो। सो सर, आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें अपना वक्त दिया। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। और जो आपके बेहतरीन जवाब हैं और जो एक्सप्लेनेशंस हैं, मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप उनके आंसर्स दें और हमें राह दिखाएं। हमारे चैनल पे जो लाखों व्यूअर्स हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे सर, लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। जब मैंने अपने चैनल के लिए आपका नाम और आपका सजेशन डाला कि मैं सर से मिलने वाला हूं, मैं सर से आपकी सामने आपकी बात रखूंगा, काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए कि आप सर से जब मिलेंगे तो आप सर से ये ज़रूर पूछिएगा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक शो पे। थैंक यू। सो you were the judge at Supreme Court. Yes, that's right. And this is a very long journey. और जिंदगी में अगर इस चीज को देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा पड़ाव है जिंदगी में अचीव करने के लिए। तो जिंदगी में इतना कुछ अचीव करने के लिए, इतना अचीव करने के बाद, हाउ यू फील नाउ? कैसा लगता है आपको आज अपनी जिंदगी में? मैं नया जज बना था 2006 में सुप्रीम कोर्ट में। तो आया था केस लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अच्छा। उसमें लड़की राजपूत थी, लड़का बनिया था। लव मोहब्बत हो गई उनमें। तो लड़की के भाई बड़े नाराज हुए और उन्होंने अटैक की, इसकी दुकान थी, अटैक किया ये वो।
अल्टीमेटली इन लोग ने आर्य समाज मैरिज करी और फिर केस किया प्रोटेक्शन के लिए अपने, और आया मेरी बेंच में। मैं जूनियर जज था, मेरे अच्छा। साथ एक सीनियर जज थे, नया नया सुप्रीम कोर्ट में जज बना था, मगर वो सीनियर जज ने मुझसे कहा कि तुम लिखो जजमेंट। मैंने ये कहा उसमें, देखिए अगर आप पेरेंट्स हैं लड़की के राइट। और आपकी लड़की आपके जात या मजहब के बाहर शादी करना चाहती है और आप इससे अग्रीबल नहीं हैं, तो आप मैक्सिमम इतना कर सकते हैं कि यू कट ऑफ सोशल रिलेशन विद हर। आप लड़की से कहिए आप तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, अब तुम कभी अपना मुंह मत दिखाना मेरे घर में, यहाँ तक आप जा सकते हैं। राइट। मगर उसकी हत्या करना, उसको मारना पीटना, उसको एक कोठरी में बंद कर देना, ये सब इलीगल है। इसमें फिर सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। राइट। और ये इट इज अ फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, और इंडियन मेजोरिटी एक्ट है 1875 का, जो कहता है कि जब कोई भी इंसान 18 साल से ज्यादा हो जाता है तो कानून ये मानता है कि उसको अपने भले बुरे की समझ आ गई है, तो जिससे चाहे शादी करें, वेदर विद इन कास्ट और आउटसाइड कास्ट, वेदर विद इन रिलीजन और आउटसाइड, उसकी मर्जी, नोबडी कैन स्टॉप राइट लीगली। और आप करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये मेरा उस केस में फैसला था। इसी प्रकार ऑनर किलिंग के केस आए, मैंने कहा बिल्कुल डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। यू हैव नो बिजनेस। ये तो बिल्कुल फ्यूडल प्रैक्टिस चली आ रही है कि आपके कास्ट के बाहर मैरिज करें। वेस्टर्न यूपी में अक्सर होता है, तो मर्डर कर दिया जाता है। या डाउरी डेथ की कोई लड़की दहेज नहीं ला पा रही है शादी के बाद, तो उसकी हत्या कर दिया। तो मैंने कहा बिल्कुल डेथ सेंटेंस दीजिए। तो यानी फ्यूडलिज्म के खिलाफ जजेस कैन गिव जजमेंट्स। अच्छा, इस जर्नी में कुछ ऐसा लगता है सर कि रह गया है एंड कोई रिग्रेट होता है लाइफ में कि ये नहीं हो पाया या ये अधूरा रह गया, ये मैं कर सकता था? हमारा बस कंट्री का 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए और कुछ नहीं, एंड दैट इज दैट वी मस्ट अबॉलिश आवर मैसिव पॉवर्टी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव लैक ऑफ हेल्थ केयर, मैसिव मैलन्यूट्रिशन। हर दूसरा बच्चा कुपोषित है इस मुल्क में। आप गूगल पे जाइए एंड टाइप चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन इन इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स और देखिएगा उसमें एवरी सेकंड चाइल्ड इज मैलनरिश्ड। तो ये सबको अबॉलिश करना ये हर देश प्रेमी का फर्ज है और मैं कोशिश कर रहा हूँ निभाने का। क्या यही रीजन है कि आप डेमोक्रेसी पे डिसबिलीव करते हो? नहीं, देखिए जब डेमोक्रेसी की आप बात करें तो जनरल बात ना करिए। यू मस्ट सी डेमोक्रेसी एज प्रैक्टिस इन इंडिया, नॉट बाय एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अबाउट डेमोक्रेसी। इन इंडिया जो प्रैक्टिस होती है डेमोक्रेसी, इट इज लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक्स। आम आदमी जब वोट देने जाता है, आम आदमी 90% में 100% नहीं, ये नहीं देखता है कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, कुछ नहीं। भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट दे देता है अपनी। आप जानते हैं 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ लास्ट ईयर, उसमें हाफ द एमपीज इलेक्टेड आर बिग क्रिमिनल्स। आप गूगल में देख लीजिए, मेरी बात मत मानिए। नहीं तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि जो वोटर है जब वोट देने जाता है, ये नहीं देखता है क्रिमिनल है नॉन क्रिमिनल, बस उसकी जात बिरादरी पे जाता है। अगर डेमोक्रेसी और फ्रीडम से आम आदमी की जिंदगी बेहतर होती है तो आई एम इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। मगर हमारे यहाँ तो उससे और खराब होती है क्योंकि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी तो जातिवाद और सांप्रदायिकता पे चलती है, जो सामंती शक्तियां, फ्यूडल फोर्सेस जो विच आर कीपिंग द कंट्री बैकवर्ड, और जिनको डिस्ट्रॉय किए बगैर हमारा कंट्री प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा है। सर इसके पीछे मतलब जो मुझे लगता है, जो मैं अभी तक समझ पाता हूँ, आपने बताया कि डेमोक्रेसी में कम्युनल फोर्सेस हैं एंड कास्टिज्म है। मैं इस चीज़ से आप पे एग्री करने को तैयार हूँ, एग्री भी करता हूँ कि ये चीज़ें हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। बट ये जो चीज़ें हैं ये हमारे धर्मों से भी चले आ रही हैं, बिकॉज इंडिया एक धर्म प्रांत देश है और इधर कई सौ मजहब है, कई सौ धर्म है, और हर धर्म में कुछ ना कुछ कास्ट है, हर धर्म में कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। तो सर अगर इसको देखा, आप जस्ट बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी में इसका रोल है कास्ट का, आई बिलीव, बट ये चीज़ तो धर्म ने बनाई है कि दैट ये कास्ट होंगी, ये चीज़ें होंगी, बट
अब इलेक्शंस हैं तो नेता कहते हैं कि वो फायदा उठाते हैं इस चीज का, मैं मानता हूँ, बट ये चीज तो अगर सर देखी जाए तो ये तो एंशिएंट है, तो चली आ रही है बहुत पहले से। अगर इस चीज अगर चली आ रही है कोई बुरी चीज तो और चले आ रहा है, नहीं आपके तर्क यही है ना, समझ यही है, चली आ रही है तो और जातिवाद चला आ रहा है तो और चलना चाहिए, और बुराइयां चली आ रही और चलना चाहिए। बड़ी अच्छी आपकी समझ है। देखिए मुझे इंटरव्यू किया गया, ये बिहार का चुनाव होने वाला था तो बड़ा शोर मच रहा था कि वोट चोरी और वो इलेक्शन कमीशन ने रिगिंग कर दी, कितने 80 लाख या 60 लाख वोट काट दिए, क्या क्या कहा गया। मेरी इंटरव्यू की गई, मैंने कहा और वोट चोरी होनी चाहिए, सब वोट, तुमको वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। बिहार ने पूरे इंडिया में वोट चोरी, सबकी वोट चोरी हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम लायक नहीं हो वोट देने, क्योंकि तुम वोट देने जब जाते हो तुम कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे देते हो, ये नहीं देखते हो आदमी उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन, भेड़ बकरी जैसे तुम लायक हो वोट देने। मैंने कहा इतनी वोट चोरी नहीं, सब वोट चोरी हो जानी चाहिए, किसी को वोट तुम्हें यहाँ वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम लायक नहीं हो वोट देने, तुम्हारे खोपड़े में गोबर और कूड़ा भरा हुआ है। यानी कास्टिज्म और कम्युनलिज्म का मैं गोबर और कूड़ा मानता हूँ। यू आर फुल 90%, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, तुम लायक नहीं हो वोट देने। देखिए डेमोक्रेसी इज मेंट फॉर पीपल विद रैशनल माइंड्स, जो मेरिट पे देखे कैंडिडेट कैसा है, विल ही वर्क फॉर अ वेलफेयर और नॉट, बेनिफिट और नॉट। आप देते हैं बस उसका जात। फूलन देवी इलेक्ट हो गई मेंबर, जो बड़ी भारी डकैत थी, इलेक्ट हो गई लोकसभा के लिए, क्यों? क्योंकि पिछड़ी जात की थी। ये सब तुम देखते हो कि बड़ी भारी डकैत है कि नहीं है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, तो लिहाजा तुम लायक नहीं। इंडिया रिक्वायर्स अ मॉडर्न माइंडेड डिक्टेटरशिप, बिल्कुल जो बिल्कुल किसी की नहीं सुने, क्योंकि तुम्हें सुना जाएगा तो तुम कहोगे जातिवाद होना चाहिए। 90% लोग, तुम लायक नहीं तो सर इसका कुछ मेरिट होना चाहिए ना, कि अगर कोई पॉलिटिशियन इलेक्ट होना चाहता है या करना चाहता है तो ऐसा क्यों नहीं है इस सिस्टम का? मैंने बताया पॉलिटिशियन, जब कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप क्यों नहीं आते हैं पॉलिटिक्स में। हाँ। मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक तो पॉलिटिक्स बड़ी महंगी चीज हो गई है, वेरी एक्सपेंसिव। कहते हैं 10 करोड़ लग जाता है खर्चा, अब मेरे पास है नहीं पैसा, वो तो एक चीज है। दूसरी चीज, अब सुनिए, मैंने कहा हिंदू मुझे वोट नहीं देगा, 80% पॉपुलेशन इंडिया की हिंदू है, क्योंकि मैं कहता हूं मैं बीफ खाता हूं, कोई बुरी चीज नहीं है। गौ माता कैसे हो सकती है? कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? तुम्हारे खोपड़े में भेजा है कि गोबर भरा? इस तरह की बेवकूफ़ी की बात करते हो। दुनिया में लोग हंसते हैं तुम पे कि एक जानवर को तुम माता मानते हो अपने। फिर लोगों ने कहा साहब वो गाय माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को। तो मैंने कहा भैंस, लोग बकरी का भी दूध पीते हैं, गांधी जी पीते थे, भैंस का भी पीते हैं, वो अरब कंट्री में ऊँट का पीते हैं, तिब्बत में याक का पीते हैं, तो वो सब भी देवी देवता हैं। बेवकूफ़ी की बातें। मैंने एक आपको उदाहरण दूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मज़ेदार किस्सा सुनो। मुझे बुलाया गया था एक बार देहरादून यूनिवर्सिटी ने टू गिव अ टॉक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन या क्या था, कई साल पुरानी बात है। आप यूट्यूब पे जाइए और टाइप करिए जस्टिस काटजू देहरादून लॉ कॉलेज है देहरादून यूनिवर्सिटी का। अच्छा, बड़ा भारी हॉल था, 300-400 लोग थे, खचाखच भरा था, 100-150 लोग खड़े थे। मैं भी एक क्राउड पुलर हूँ, लाइक अमिताभ बच्चन। अगर अनाउंस हो जाए जस्टिस काटजू आ रहे हैं तो कोई एडवर्टाइज नहीं करना, उसको भीड़ आ जाएगी। अच्छा सुनिए, तो उस ह्यूज हॉल में फ्रंट रो पे बैठे थे प्रोफेसर्स ऑफ देहरादून यूनिवर्सिटी, कोई पीएचडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी, कोई येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं, बढ़िया सूट टाई पहने लेडी प्रोफेसर, रंगीन साड़ियाँ। सेकंड रो पे एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, और पीछे सब लड़के लड़कियाँ, सारा स्टूडेंट खचाकर भरा। मैंने बहुत सारी चीज़ें कही, आप यूट्यूब में, मेरा 35-40 मिनट का लेक्चर है, उसमें एक चीज़ मैंने कही कि देखिए ये जो फ्रंट रो पे बैठे हैं आपके प्रोफेसर्स, और अमेरिका से पीएचडी और लंदन से, मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा कि इनके खोपड़े में गोबर भरा है। यही मेरे शब्द हैं, आप हंसिए मत, आप देख लीजिए। मैंने कहा इनसे पूछिए एक सवाल, इनकी लड़की अगर किसी दलित से शादी करना चाहे, ये राजी होंगे? एक नहीं राजी होगा, कई कत्ल करवा देंगे। तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड। कई गधों को भी मिल गई है पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड। मैं चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट था, तो एक दिन एक
हाईकोर्ट जज थे, वो दलित थे, मगर उनकी शादी 25 साल पहले या क्या एक अपर कास्ट शायद ब्राह्मण लड़की से हो गई, लव मैरिज हो गई थी। तो वो आए एक दिन शाम को कर्ची कॉल, वो जज साहब उनकी वाइफ मेरे घर आए कोर्ट आवर्स के बाद, और उनकी वाइफ ने मेरी वाइफ से बताया कि जब मेरी शादी हम लोगों ने की थी, लव मैरिज हुई थी, तो उसी दिन मेरे रिश्तेदारों ने मेरा क्रियाकर्म कर दिया कि मैं मर गई हूं उनके लिए, और तब से हमसे कोई रिश्ता नहीं रखा। 25 साल वी आर डेड, आई एम डेड। उनकी वाइफ ने मेरी वाइफ से बताया। ये आपका मुल्क है, जाहिल मुल्क है ये, 90% लोग जाहिल हैं। एक और आपको उदाहरण दूं, बड़ा मजेदार, ये भी कई साल पुराना बात है। मुझे जालंधर में बुलाया गया था, वहाँ एक बहुत बड़ा अम्बेडकर एसोसिएशन, डॉक्टर अम्बेडकर एसोसिएशन है, वो दलितों का है। वहाँ पे पंजाब में शायद करीब 25% आबादी दलित है। अच्छा, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि डॉक्टर अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, आप आइए चीफ गेस्ट। मैं यहाँ नोएडा में था, तो मैंने कहा देखो मैं आ सकता हूँ, मगर एक शर्त है कि मुझे फिर आज़ादी होगी कि मैं जो चाहूँ मैं बोलूँगा। मैंने कहा देखिए, ये जो रिजर्वेशन है आप लोगों के फेवर में, आपको डिमांड करना चाहिए अबोलिश हुए। और मैं बता रहा हूँ क्यों। पहले तो हिंदुस्तान में शायद 25 करोड़ दलित आबादी होगी। जब पूरी आबादी इंडिया की आबादी 143 करोड़ है, तो आई थिंक 25% मान लेते तो सब 20 अबाउट 25 करोड़ 20-25 करोड़ दलित हैं। नौकरियां कितनी हैं? मुश्किल से कुछ लाख। राइट। तो अगर 100% जॉब्स भी गवर्नमेंट जॉब रिजर्व हो जाए फॉर दलित, फिर भी 0.1 या 0.01% दलितों को नौकरी मिलेगी। है ही कहाँ नौकरियां? तो आपको तो बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हर दलित को एक नौकरी मिल जाएगी। इट इज जस्ट टू बिफूल यू, ताकि वोट मिले। पूरा खेल है कि आपका वोट मिले। और मैंने कहा देखो, जो एक मर्द होता है वो कहता है हमें कोई बैसाखी नहीं चाहिए, क्रचेज नहीं चाहिए, हम अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। तुम क्या वो हो, इनवैलिड हो कि तुम्हें बैसाखी लेके चलना है, हमें रिजर्वेशन के बगैर हम मर जाएंगे? ये क्या बात हुई? तुम कह दो अब बैसाखी फेंको, ये रिजर्वेशन हटाओ, डिमांड करो गवर्नमेंट से हमें नहीं चाहिए, यू दलित शुड डिमांड। ये तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कहो कि हम देखिए साबित कर देंगे कि हमें अपर कास्ट लोगों के बराबर बुद्धि है, हम इंफीरियर नहीं है इंटेलेक्ट में, और मेहनत करके पढ़ के मेरिट पे compete करके दिखाओ कि IAS और IPS और PCS में आ जाओ। ये क्या कि हम रिजर्वेशन के बेसिस पे आएंगे? और तीसरी चीज मैंने कहा देखो, अब क्या होता है, तुमको 45% मार्क्स मिला, तुम्हें मिल गया एडमिशन या जॉब, या कोई अपर कास्ट को 90% मिला, उसको नहीं मिला, तो उसको हार्ड बर्निंग नहीं होगी कि हम तो 90% पाए, हमको नहीं जॉब या एडमिशन मिला, ये जो इनइक्वालिटी होगी। हाँ, तो मैंने कहा देखो, ये डिवाइड एंड रूल हुआ ना, जो रूलर्स की पॉलिसी होती है कि लड़वाओ पीपल को अमंग देमसेल्फ, ये उसी को आगे बढ़ाता है। मैंने कहा तुम्हें बेवकूफ बनाया जाए, तुम्हें डिमांड करना चाहिए कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, ये रिजर्वेशन तुम्हारा कुछ नहीं, 0.01% दलितों को फायदा होता है इससे, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो तुम अब इसको समझ। अच्छा, ये सब मैंने बातें कही, वहां सन्नाटा हो गया, क्योंकि भैया कभी नहीं, अभी तक किसी ने ये बात कही नहीं थी। उसके बाद क्या था, बहुत सारे एलिमेंट्स बैठे थे वहां पे, वो जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में के मेंबर्स थे, और नेचुरली वो तो प्रो रिजर्वेशन होंगे। ओ फिर हल्ला शुरू हो गया। मैंने कहा तब तक मैं निकल के चला गया। कहने का मतलब कि मैं आई एम टोटली अगेंस्ट रिजर्वेशन। हाँ, जो अगर गरीब बच्चा है, सपोजिंग गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप ज़्यादा कमाते नहीं है, इसलिए वो स्कूल के टेक्स्ट बुक नहीं खरीदने का पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट शुड सप्लाई हिम फ्री बुक्स, यानी कि स्पेशल फैसिलिटी शुड बी गिवन टू पुअर बॉयज एंड गर्ल्स। और वो पुअर, इवन अपर कास्ट पीपल कैन बी पुअर, बहुत सारे ब्राह्मण राजपूत भी गरीब हैं, उनको भी स्पेशल असिस्टेंस should be given to poor people so that they get a level playing field. 15% मुसलमान हैं, वो मुझे वोट नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कई बार कहा कि तुम लोग ये 4 चीज जब तक नहीं छोड़ोगे जूते खाते रहोगे। कौन सी 4 चीज? शरिया, बुर्का, मदरसा, मौलाना, ये तुमको पिछड़ा रखे हैं, बेवकूफ बना के। ये मौलाना लोग तुम्हें ये सब सिखा के, नॉनसेंस सिखा के फ्यूडल और बैकवर्ड रखें।
यस, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू योर सेइंग नमाज. देखिए, जो कोर इस्लामिक प्रैक्टिस है, बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए. आई एम अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम कि नमाज आपको पढ़ना है, रोज़ा रखना है, हज करना है, बिल्कुल अधिकार होना चाहिए. मगर ये शरिया कैसे पार्ट ऑफ इस्लाम है? देखिए, शरिया इज़ अ लॉ, और लॉ जो है ये इट रिफ्लेक्ट्स सोशल प्रैक्टिसेस, सोशल कस्टम्स एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ सोसाइटी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. तो जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है तो लॉ भी बदलनी होती है. हिंदू लॉ, देखिए, आपको शायद न मालूम हो, पहले हिंदू जो लॉ थी वो बिल्कुल अबॉलिश हो गई इन 1955 एंड 1956. जैसे पहले बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, हिंदू मेल कुड मैरी अनलिमिटेड नंबर ऑफ वाइफ्स. मुसलमानों पे तो 4 बीबियों का प्रतिबंध था, हिंदुओं में वो भी नहीं था. थ्योरेटिकली यू कुड हैव मैरिड 100 वाइफ्स, ऑल्दो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट थ्योरेटिकली इट वाज पॉसिबल. अच्छा, फिर ये था कि अगर किसी आदमी का एक लड़का हो, 6 लड़कियां हों, ऑल हिज इनहेरिटेंस विल गो टू द वन सन अलोन. लड़कियों को, ये पुरानी लॉ थी. ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने अबॉलिश करी. कहने का मतलब कि हिंदू लॉ 95% अबॉलिश हो गई. तो क्या उससे हिंदुइज्म अबॉलिश हो गया? क्या हिंदू लोग अब मंदिर नहीं जाते हैं? तो अगर शरिया अबॉलिश हो जाए तो क्या इस्लाम अबॉलिश हो जाएगा? अरे, तुम नमाज पढ़ो, बेशक तुम नमाज पढ़ो, तुम रोज़ा रखो, हज करो, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए. आई एम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. बट ये सब चीज़ें छोड़ो. अच्छा, ये मैंने कह दिया, अब मेरा 80% हिंदू वोट कट गया, 15% मेरा मुस्लिम वोट. तो मेरा समझ लीजिए कि 95% वोट लोग तो मुझे वोट ही नहीं देंगे. 5% कौन बचे? सिख हैं और क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, ये वो, तो वो भी शायद ना दें, क्योंकि मैं आई एम एन एथियस्ट. मैं ओपनली कहता हूँ कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. ये सब ऑल रिलीजन आर सुपरस्टिशंस, द ट्रूथ लाइज इन साइंस, मैं ओपनली कहता हूँ. तो लिहाजा वो भी नहीं मुझे वोट मिलेगा. अब बताइए, अब आप कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो, कौन देगा मुझे वोट? मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, दैट जो रैशनल थिंकिंग आप प्रमोट करते हो और आप चाहते भी हो कि लोगों की लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग हो, बट इसके लिए तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि लोग ऐसा रैशनल सोच पाए. हमारे देश में कहाँ से एजुकेशन आएगी? देखिए भाई, जरा सोच की बात, अनलेस यू हैव द करेक्ट पॉलिटिकल लीडरशिप, कुछ नहीं चेंज आएगा. आप जानते हैं कि एजुकेशन की आप बात करते हैं, आपको आइडिया है, टीचर्स जो अपॉइंट होते हैं मोस्ट स्कूल्स में, दे आर अपॉइंटेड बाय गिविंग ब्राइब्स. रिश्वत दे के अपॉइंटमेंट लेते हैं. कुछ ज्यादा आता जाता नहीं है, कुछ वो तो एक नौकरी पाए. अब क्या पढ़ाएंगे बताइए? वो कुछ स्कूल अच्छे हैं मगर बड़े महंगे हैं. दिल्ली में कई स्कूल्स हैं मगर प्राइवेट स्कूल मगर 30,000 40,000 रुपए. कितना गरीब आदमी कहाँ से बच्चा भेजेगा? तो मोस्ट स्कूल्स आर इन अ वेरी बैड कंडीशन. आप कहें कि एजुकेशन अच्छा कौन करेगा? अच्छा, नेता को कोई इंटरेस्ट नहीं है एजुकेशन अच्छा करने में. नेता को इंटरेस्ट है अगला इलेक्शन जीतने में, बस 1 पॉइंट प्रोग्राम. तो आप बातें करें एजुकेशन, हवा में बातें किए जाइए. अच्छा सर, जैसे आपने अभी ये बताया, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पर ज़रूर रोशनी डालें हमारे लोगों के लिए. जैसे आपने अभी कास्टिज्म का मुद्दा बताया कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, और सच में है, जो आपने एक्सप्लेन करा. मैं चाहता हूँ आप और चीज़ों पे भी रोशनी डालें कि क्या चीज़ें, अगर आप रिफॉर्म चाहते हैं, क्या क्या चीज़ों में रिफॉर्म होना चाहिए, कास्टिसिज्म, पॉलिटिक्स में, और किन चीज़ों में आप चाहते हैं? रिफॉर्म हो ही नहीं सकता है, रेवोल्यूशन होना है, नॉट रिफॉर्म. नथिंग कैन बी डन बिफोर टोटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं. बिल्कुल. ये नहीं, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ. वो लाने के लिए बड़ा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी. आपको सेक्रीफाइस करने होंगे अपने बच्चे. आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? नहीं तैयार है, ठीक है, रहिए गुर्बत में, जूते खाते रहिए. देखिए, अब 2 ही आपको वो हैं ऑप्शंस हैं. या तो आप रेवोल्यूशन करिए जिसमें बड़ी भारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी. चीन में क्रांति हुई 1949 में, तो उसके बाद ये अथॉरिटीज ने ये असेस किया कि कितने लोग मारे गए. क्रांति करीब 25 साल चली. वो अंत में सफल हुई 1949 में, बट इट हैड स्टार्टेड इन 1924 एटसेट्रा. 25 साल लड़ाई लड़ी उन्होंने. पाया गया उस दौरान 1/10 ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन वाज किल्ड.
यानी 1/10? यस, उस टाइम चीन की आबादी 1/10 करीब, सुनिए, चीन की आबादी उस वक्त करीब 55 करोड़ थी। आज तो 140 करोड़ से ज्यादा हो गई, मगर उस वक्त 1949 में 55 करोड़ के करीब थी, और पाया गया 5 करोड़ चाइनीज इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड इन द रेवोल्यूशन। यानी ये सेक्रीफाइस आपको देनी पड़ेगी। बड़ी डिफिकल्ट चीज होती है रेवोल्यूशन, मगर आप चाहते नहीं, हम नहीं ये कुर्बानी देने को तैयार, ठीक है, रहो गुर्बत में, खाते रहो जूते, रहो गुर्बत में, रहो मैसिव बेरोजगारी और भुखमरी, हाँ, बाल कुपोषण के साथ रहो। अब सुनिएगा, एक एक करके मैं बताता हूँ। 12 million youth are entering into the job market in India every year. 12 million, 1.2 crores. But less than 500,000 jobs are being created in the organized sector of the Indian economy. तो बाकी 11.5 million कहाँ जाते हैं? They become hawkers, street vendors, bouncers, stringers, criminals, beggars, suicides, लड़कियां prostitutes। ये रियलिटी है जो बताया नहीं जाता, आपके मीडिया वाले बताते नहीं हैं, क्योंकि इसमें टीआरपी रेटिंग और सर्कुलेशन नहीं बढ़ता है, वो पैसा नहीं कमा सकते हैं आप। हेल्थ केयर का आप जानते क्या हाल है? देखिए, जैसे दिल्ली में है आप, कई बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स है, फोर्टिस है, मेदांता है, अपोलो है, वेरी गुड हॉस्पिटल्स, फर्स्ट क्लास, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, मगर बहुत महंगे हैं। पुअर मैन कांट गो देयर। तो कहाँ जाता है गरीब आदमी? वो जाता ही गोज टू क्वैक्स। क्वैक मत को हिंदी में कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, कि कोई डिग्री पिग्री नहीं है, फर्जी डॉक्टर, मगर गरीब आदमी क्या करे, और कोई उसके पास विकल्प नहीं है। क्वैकरी इज रैम्पेंट। आई नो, यूपी में मैं ज्यादातर रहा हूँ, मेरे पास केसेस आए, पता लगा कि जो सो कॉल्ड पॉली क्लिनिक है, कुछ नहीं है, फर्जी चला रहे हैं लोग, पैसा कमा रहे हैं। तो क्वैकरी फैली हुई है। आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट चले जाइए दिल्ली में, हैं, कहते हैं प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इट लुक्स लाइक अ रेलवे स्टेशन। यानी भीड़ बैठे हैं, हजारों लोग बेचारे, कोई पूछने वाला नहीं, घंटों दिनों बैठे हुए, उसके सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहां भी वही हाल है। कोई आम आदमी को मिलता है प्रॉपर हेल्थ केयर? एजुकेशन को तो मैंने आप बता दिया, क्या आपके मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में गया हूँ, कोई टीचर को कोई आता जाता नहीं है, वो क्या पढ़ाएगा खुद ही नहीं आता, मगर वो रिश्वत दे के उसको नौकरी मिल गई। चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन का हाल है, हर दूसरा बच्चा भारत में कुपोषित है। ये अगर आप गूगल पे जाइए और टाइप करिए चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी विच डील्स विद हंगर। तो उसमें लिखा है एवरी सेकेंड चाइल्ड इन इंडिया इज सफर्स फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, दे आर स्टंटेड, वेस्टेड। और हमारी पोजीशन जो पहले 101 थी आउट ऑफ 125 कंट्रीज सर्वेड, पिछले 4-5 साल में इट हैज स्लिप्ड एंड गॉन डाउन टू 107 आउट ऑफ 125 कंट्रीज सर्वेड। यानी वी आर वर्स देन नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से और भी बदतर हमारा जो काल कुपोषण की परिस्थिति है। आप मेरी बात कुछ मत मानिए, आप देख लीजिए इन गूगल एंड जस्ट टाइप चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये तो आपका हाल है। और बात हो रही है कि इंडिया शाइनिंग और जीडीपी इज ग्रोइंग, और जो बातें हो रही है कि डिजिटल इंडिया और बुलेट ट्रेन और मून में। देखिए, ये जो जीडीपी की बात होती है ना, पहले तो मुझे बड़ा शक है, ये फिगर्स जो है स्टैटिस्टिक कुछ भी बना दो, कहा जाता है जीडीपी बढ़ रही है इंडिया की। अच्छा सर, एक मिनट के लिए मान भी लीजिए जीडीपी इज ग्रोइंग, मगर दूसरा फिर आपको सवाल पूछना ये है कि हु इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस ग्रोथ इन जीडीपी? assuming there is growth, who is getting the fruits of this growth? Is it the common man or is it just a handful of Ambani and Adani and big businessmen? उन्हीं का फायदा हो रहा है। ये दूसरा सवाल कोई नहीं पूछता। एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, वो कहते हैं कि कोई कहता है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कोई कहता है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, हालांकि सब कुछ भी कह जाओ, मगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए। सवाल है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट किसका को मिल रहा है? Who is getting the fruits of this so-called growth? It is just a handful of big businessmen. आम आदमी को मिल रहा है फायदा। तो यानी गल्फ, आप जानते हैं, एक चीज मैं बताऊं आपको, 10 individuals in India, 10 are owning more wealth than the bottom half of our total population. हमारी आबादी 143 करोड़ के करीब है, यानी जो हाफ 72 करोड़ लोगों से ज्यादा
धन है 10 इंडिविजुअल्स के पास। ये डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर। तो बातें कुछ भी करे जाओ। आपकी इन बातों से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, बहुत बातों से जो आपने मुझे बताई, और आप इतनी बेबाकी से ये चीज़ बोल देते हो सबके सामने, वो काबिल तारीफ़ है सर, कि आप ये चीज़ें रखना चाहते हो, आप बोलते हो, आप चाहते हो कि लोग इस पे जागरूकता दिखाएँ, बिकॉज़ है ये मुद्दे, इनको सेंसेशनल बना दिया जाता है, बट अगर देखा जाए तो बहुत रैशनली देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप मुद्दे बता रहे हो। आई थिंक जो कमेंट्स में जो लोग इस बात को सुन रहे हैं वो बताएँगे कि उनका क्या इस पे प्रतिक्रिया है, एंड वो आपकी बात से समझेंगे भी कि आप क्या बताना चाह रहे हो। अभी सर राम मंदिर वाला जो जजमेंट हुआ था, अयोध्या के केस का जो जजमेंट हुआ था, मैं उस पे आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आप उससे सहमत हैं जो अभी जजमेंट आया ऑन द राम मंदिर? बिल्कुल असहमत हूँ, और इसलिए असहमत हूँ क्योंकि उस फैसले में यानी ये कहा गया कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्राइम। तो अगर आप मान रहे हैं क्राइम था तो जिनके था उसको लौटाइए, मगर अंत में कहा गया कि जिन्होंने तोड़ा उनको दे दो। अजीब चीज है, ने पूरी रीजनिंग एक तरफ जा रही है मगर कंक्लूजन उल्टी तरफ जा रहा है। अब क्यों क्या, अब क्या बताएं, ये चंचूत साहब का फैसला वैसे तो दिखा नहीं 5 में से किस जज का फैसला है, मगर ये साफ हो जाता है कि चंचूत साहब का फैसला है, क्योंकि वो उन्होंने खुद कहा कि मुझे भगवान ने बताया कि क्या फैसला दो। आपको याद होगा कहीं गए थे, तो अब उससे क्लियर हो गया उन्हीं ने लिखा था। अब चंचूत साहब उस टाइम प्यूनी जज थे, सीजीआई नहीं थे, हालांकि ही वाज गोइंग टू बी सीजीआई, मगर उनको था कि अगर ये हम फैसला न दें तो मेरी चीफ जस्टिस ही खटाई में पड़ जाए, सुपरसीड हो जाऊं। भाई सीनियर मोस्ट जजेस भी सुपरसीड हुए। आपको याद होगा जब मीसा जजमेंट हुआ था तो एक जज HR खन्ना ने डिसेंट किया, 5 जजेस का बेंच थी, ओनली जस्टिस HR खन्ना ने कहा इवन इन इमरजेंसी सिटीजन हैज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और उन्होंने वो जिस दिन घर से चल रहे थे कोर्ट जाने के लिए अपनी वाइफ से कहा कि मैं ऐसा जजमेंट देने जा रहा हूं जिससे अब मेरी चीफ जस्टिस ही गई, मगर ये मेरा ड्यूटी है सही जजमेंट दूं, चाहे मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनूं या ना बनूं। ही वॉज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिकॉज ही वॉज सीनियर मोस्ट। उनको इंदिरा गांधी ने सुपरसीड कर दिया। इसके बाद इसके अलावा वो सुपर सेशन हुए थे, वो हेगडे, ग्रोवर, शेलर, 3 जजेस का, और AN रे जो चमचे थे इंदिरा गांधी के, उनको बना दिया गया सुपरसीडिंग दो 3 सीनियर जज। तो कहने का मतलब सुपर सेशन हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज विल बी द नेक्स्ट CGI, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो वो डर था इनको चंचूत को कि मैं अगर नहीं ये फैसला दूं तो मैं बीजेपी नाराज हो जाए, मुझे सुपरसीड कर दे। उनको था कि मुझे कैरियरिस्ट जज थे, उनको ये था कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, चाहे सही फैसला देखिए क्या गलत। देखिए एक और एग्जाम्पल में दूं, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो 1991 में इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया। वो ये कहता है कि 15 अगस्त सन 47 इंडिपेंडेंस डे के पहले अगर मानिए कोई हिंदू मंदिर को फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाए इनटू अ मॉस्क, तो भी यू कैन नॉट रिस्टोर इट एज अ हिंदू टेम्पल। आपको ये सब नज़रअंदाज करना है। 15 अगस्त सन 47 के पहले क्या हुआ इसको हाँ, 15 अगस्त सन 47 के बाद कोई हिंदू टेम्पल फोर्सिबली कन्वर्ट हो इनटू अ मॉस्क, देन यू कैन ऑर्डर इट्स रेस्टोरेशन एज अ हिंदू टेम्पल। दिस इज द लॉ। और उसका पर्पस ये था टू पुट क्वाइटस टू डील डिस्प्यूट्स। हजारों मस्जिदें हैं, अब हर मस्जिद के बारे में आप शुरू कर दीजिए शोर मचाना कि ये तो मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बना दिया गया, खुदाई करो, ये सब, और यही सब करते रहे और कुछ करें नहीं हम लोग काम। तो उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी पार्लियामेंट ने कि भाई इसके पहले क्या। अब ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है वहाँ बनारस में, ये तो मुझे भी लगता है कि मंदिर था, क्योंकि उसका पीछे का दीवार में हिंदू कार्विंग्स हैं। दैट इज ट्रू। कई हिंदू मंदिरों को जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। जैसे दिल्ली में आप जाइए, कुतुब मीनार के पास है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, उसके खम्भों में हिंदू कार्विंग्स हैं, हिंदू देवी देवताओं के। तो किसी मस्जिद में तो होगा नहीं, वो तो मानते नहीं, सिर्फ अल्लाह को। तो ऑब्वियसली इट वाज कन्वर्ट। मगर ये सब हुआ भाई, औरंगजेब कहते हैं, औरंगजेब ने उसको ज्ञानवापी जो अभी मॉस्क था, दैट वाज द ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल।
वो तो अहिल्या भाई होलकर ने, जो आजकल है वो अहिल्या भाई होलकर ने बनाया 1750 का। द ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल इज द प्रेजेंट ज्ञानवापी मॉस्क। हमें भी ये सही लगता है, मगर ये कन्वर्ट किया औरंगजेब ने 1680 के आसपास। औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में, तो दिस वाज लॉन्ग बिफोर 15 अगस्त 1947। तो अगर मान भी लिया जाए कि एक फोर्सिबली हिंदू टेम्पल वाज कन्वर्टेड इनटू मॉस्क, बट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि इसको आपको इग्नोर करना है, यू कांट अगेन रिस्टोर इट एज ए हिंदू टेम्पल। अच्छा, ये एक केस आया चंचूत साहब के सामने, वो तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे बट सीनियर जज थे। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस में केस चल रहा है, शायद अभी भी चल रहा है, अबाउट कुछ लोगों ने केस किया है कि इसको इट शुड बी रिस्टोर्ड एज ए हिंदू टेम्पल या क्या, जो ज्ञानवापी मॉस्क। तो उसी के में कोई इंटरिम ऑर्डर हुआ था उसका, पहले हाई कोर्ट में अपील आई, फिर सुप्रीम कोर्ट में आई, इनके सामने आई, चंचूत साहब के सामने। अगर ये कह देते हैं उसमें कि बिकॉज ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल, सूट इन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि अंडर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कुछ हुआ है 15 अगस्त सन 47 के पहले उसको आप भूल जाना, ये पार्लियामेंट ने कह दिया। तो इसलिए सूट मेंटेन डिसमिस कहना देना चाहिए, द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस। मगर ये कह देते तो उनके मन में शायद था कि मैं कह दूं तो मुझे सुपरसीड कर दिया जाए, बीजेपी नाराज हो जाए, तो उन्होंने टाल दिया, कहा ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखे, ये सब कह के वो लौटा दिया। कैडेरियस जजेस जो अनलाइक HR खन्ना जो ईमानदार था, जो कहता चाहे मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाओ या ना बनाओ, आई विल डू माई ड्यूटी। मगर चंचूत साहब को था कि मुझे किसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। ऐसे जज को बिहेव करना चाहिए, बट ही डिड इट। ही वॉज ओनली सीइंग कि किसी तरीके 1% भी खतरा ना हो मुझे ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ चीफ जस्टिसशिप, जरा सा भी। और क्या क्या हरकत करी उन्होंने। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर को पूजा करनी है, अपने घर में करें पूजा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में क्यों पूजा करें? इनवाइट कर लिया उन्होंने। ये सब हरकतें आप बताइए, सबसे जुडिशरी बदनाम हो गई है, क्या करें, ऐसे ऐसे लोग जज हो गए। राइट सर, करंट सरकार का क्या एग्जैक्ट रोल रहता है जब CGI को इलेक्ट करा जाता है? पूरा रोल रहता है सरकार का कि वो जिसको बनाना चाहते हैं वो उसी को बनाते हैं? देखिए, कन्वेंशन तो है कि सीनियर मोस्ट जज शुड बी मेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। अच्छा, कन्वेंशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो नेक्स्ट CGI बनेगा। अच्छा। एक कन्वेंशन चला रहा है, बट कन्वेंशन इज नॉट ऑलवेज बाइंडिंग, और इट हैज बीन ब्रोकन इन द केस ऑफ HR खन्ना, मैंने आपको अभी बताया। और वो बाद में 3 जजेस शेलर, ग्रोवर और हेगड़े, उनको सुपरसीड कर दिया गया। सर, एज अ सुप्रीम कोर्ट जज आपकी लाइफ में कभी कोई मोमेंट आया जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल या पॉलिटिकल प्रेशर फील हुआ आपको कभी? नहीं, मुझे नहीं। देखिए, मेरे बारे में लोग जानते थे कि ये भाई ये थोड़ा मनफिरा आदमी है, इससे पंगा मत लो। मेरी रेपुटेशन फैल गई थी शायद। अब जैसे मैंने एक बार कोर्ट में कहा, मजाक में बहुत करता था कोर्ट में, मैंने कहा भैया तुम लोग वकील लोग कभी मुझे रिश्वत ऑफर ही नहीं किए, हो सकता मैं एक्सेप्ट कर लूं। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा हो सकता भाई मैं भी इंसान हूं, तुम ऑफर कर दो 20 करोड़ शायद हो, मैं उस टेम्पटेशन में आ जाऊं, मगर तुम्हें मुझे इतना गया बीता समझते हो कि मुझे ऑफर ही नहीं देते हो कभी। तो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि भैया ये मनफिरा आदमी है, अगर ये सब ऑफर करे तो भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला के जेल भेज दे, भैया दूर रहो। मुझे आई वॉज ट्रीटेड एज अ होपलेस केस। देखिए, अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो नॉर्मली आपको पॉलिटिशियन भी प्रेशर नहीं डालेंगे। अगर रेपुटेशन आपकी बन गई कि ये आदमी ही विल नॉट सरेंडर टू प्रेशर, तो आपको डालेंगे नहीं प्रेशर। आई वॉज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट 2004 से 2005। उसके बाद तो दिल्ली चीफ जस्टिस ऑफ, बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। तो वहां पे आई मेड इट अ प्रैक्टिस नेवर टू गो टू द ऑफिस और रेजिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर जयललिता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन करुणानिधि। कभी नहीं गया, कभी नहीं मिला। एक बार 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता ना, तो चीफ सेक्रेटरी साहब को जयललिता ने भेजा अपने चीफ सेक्रेटरी को, सीनियर IAS ऑफिसर मेरे पास आए, वो बोले ये चीफ मिनिस्टर का लेटर है
कि प्लीज कम टू अटेंड द रिपब्लिक डे परेड ऑन मरीना बीच where the governor will take the salute. लेटर था जयललिता का साइंड, तो मैंने कहा भाई प्लीज थैंक द चीफ मिनिस्टर ऑन माई बिहाफ, बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं कहीं जाता होता नहीं हूँ फंक्शन। बोले मगर आपके प्रीडिसेसर तो सब जाते थे। मैंने कहा भाई वो उनका प्रिंसिपल है, मेरा प्रिंसिपल, आई डोंट गो एनीवेयर। तो आई पोलाइटली डिक्लाइंड। अच्छा, रियल रीज़न जो था, जो मुझसे मैंने नहीं कहा, वो ये था, रियल रीज़न वाई आई डिड नॉट गो टू रिपब्लिक डे पर। मानिए मैं जाऊँ वहाँ, कोई करप्ट मिनिस्टर या करप्ट पॉलिटिशियन मेरे तरफ आके हाथ बढ़ा दे शेक हैंड करने के लिए, मुझे शेक हैंड करना पड़ेगा। और कोई आजकल तो भैया आप लोग मोबाइल कैमरा लेके कोई क्लिक कर दे पिक्चर, अगले दिन अखबार में छप जाए, तो पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचेगी कि ये देखिए हियर इज द चीफ जस्टिस हॉबनॉबिंग विद अ करप्ट पॉलिटिशियन। चलो ठीक है। पर काफी सारे आपकी जिंदगी के बहुत अलग एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे। कभी आपको ऐसा लगा आपने किसी को डेथ सेंटेंस दिया कभी किसी को? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना ऑनर किलिंग में मैंने दिया, ये डाउरी डेथ के केस में, जहाँ लड़की को शादी हो गई उसके बाद भी उसके ससुर वगैरह कह रहे हैं लाओ अपने बाप से पैसा, और वो नहीं ला पा रही तो उसको ऊपर मट्टी का तेल डाल के जला दिया गया या फांसी पे लटका दिया गया। आई गिव डेथ सेंटेंस। देन ये एनकाउंटर रियली क्या होता है कि पुलिस कभी कभी पकड़ लेती है। अगर आप किसी को पकड़ लीजिए ऑन सस्पिशन ऑफ क्राइम तो उसका ट्रायल होल्ड करिए, उसको गिव हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस। मगर अक्सर कई जगह होता है पुलिस पकड़ के चुपचाप से गोली मार देती है। इट इज मर्डर, फेक एनकाउंटर। तो मैंने कहा डेथ सेंटेंस देना चाहिए जो पुलिस वाले फेक एनकाउंटर करें। नथिंग, वो कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी नॉर्मली देना चाहिए जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, अदरवाइज लाइफ सेंटेंस। मैंने कहा बिल्कुल, ये सब कैटेगरीज मैंने कहा, ऑनर किलिंग, डाउरी डेथ, फेक एनकाउंटर, दीज आर ऑल इन द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इनमें डेथ सेंटेंस मैंडेटरी होनी चाहिए। सर एज अ जज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में क्राइम कभी कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता? एक पॉलिटिकल एजेंडा तो आपने बताया ही कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है, बट फिर भी कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता? ऐसा क्या करना चाहिए जिससे? अच्छा सुनिए, अरे अनएम्प्लॉयड आदमी है, यानी आपने पढ़ी है वो विक्टर ह्यूगो की बड़ी फेमस नॉवल है ले मिजरेबले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स रिटन। उसमें एक आदमी, गरीब आदमी है, उसकी वो खुद नहीं शादी किया तो उसकी बहन ने शादी की थी, बच्चे थे, तो वो भूखे थे, उनके लिए उसने किसी दुकान से डबल रोटी एक चोरी कर ली और उसको आजीवन रखा गया। जान वाल जान उसका नाम था। कहने का मतलब पॉवर्टी इज द मेन सोर्स ऑफ क्राइम। जब तक आपका मुल्क में गुर्बत रहेगी तो क्राइम रहेंगे, बिकॉज भूखा क्या ना करता, अपने पेट भरने के लिए वो क्राइम्स करेगा। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि द रियल कॉज ऑफ क्राइम इज पॉवर्टी। आप खत्म कर दीजिए ये पॉवर्टी, खत्म करिए, 90% क्राइम अपने आप बंद हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता सर सजाओं को इतना स्ट्रिक्ट बना देना चाहिए कि लोग मन में सजा, एक तो सजा इम्पोज कौन करेगा? आप सजा ये करें ना, ये एक और सोर्स ऑफ रिश्वत हो जाएगा। पुलिस वाले को एक और मौका, चलो घूस लेने का, और एक और सोर्स ऑफ टेकिंग ब्राइब्स हो जाएगा। इससे नहीं होता है। आपको यू हैव टू, अब देखिए जैसे रेप का सवाल है। अब मैंने एक आर्टिकल लिखा, मुझे बड़ी इसमें बड़ा लोगों ने, खासकर औरतों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। मैंने कहा देखिए आई वांट टू टॉक, मेरे मन में है, आप मुझसे न सहमत हूं मगर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। देखिए यंग पीपल में सेक्स इज अ नॉर्मल अर्ज, ये हमारी ह्यूमन बॉडीज है ना, तो एक एज के बाद एक सेक्स की इंस्टिंक्ट आती है एंड इट्स अ वेरी पावरफुल इंस्टिंक्ट। अब क्या है कि नॉर्मली कोई लड़की नहीं शादी करेगी ऐसे आदमी से जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार। भाई आफ्टर ऑल शादी करे, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर मी, फिर बच्चे होंगे। अच्छा, जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना मैसिव है इस कंट्री में, है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, तो लिहाजा बहुत सारे लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे जो सोसाइटी के नॉर्म है कि यू गेट सेक्स आफ्टर मैरिज, थ्रू मैरिज है। अब जब शादी नहीं हो पा रही थी है और सेक्स की अर्ज है जो नॉर्मल है, इट्स अ फोर्स ऑफ नेचर।
अब वो क्या करेगा अनएम्प्लॉयमेंट लड़का? वो रेप नहीं करेगा। वो इतनी पावरफुल अर्ज है और उसको आपने अनएम्प्लॉयमेंट इतना मैसिव क्रिएट कर दिया है, तो लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट मैरी एंड देयरफॉर दे कैन नॉट हैव सेक्स। तो मैंने कहा क्राइम्स होंगे, रेप्स होंगे। मैंने कहा आप चाहते हैं रेप्स खत्म हो तो आप अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ऐसी सोसाइटी बनाइए जिसमें सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। वो दैट इज ओनली पॉसिबल आफ्टर रेवोल्यूशन। जॉब्स मिल जाएंगी तो लड़के शादी कर पाएंगे और फिर मतलब टोटली नहीं मगर 90% रिड्यूस हो जाएगा रेप्स। अच्छा मैंने ये लिख दिया, आप मेरे विचार हैं, आप नहीं एग्री करिए। जो भैया मुझ पे हल्ला हुआ और लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ये तो चाहते हैं रेप्स हो। मैंने कहा भैया मैं नहीं, आई एम अगेंस्ट रेप, भाई बहुत बुरी चीज़ है, मैं कहाँ, मगर मैं कहता हूँ होएगा, हमारे चाहने न चाहने से नहीं होगा। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ठीक नहीं करेंगे, दो चीज़ें मैंने बेसिकली एम्फसाइज करी। एक तो मैंने ये कहा था कि ये जो पॉक्सो एक्ट है जिसमें कन्विक्शन हुआ इसका सेंगर का, इसमें सेक्शन 2 क्लॉज 2 कहता है कि एनी वर्ड और एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट विल हैव द सेम मीनिंग एज इन द इंडियन पीनल कोड। तो पॉक्सो एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है पब्लिक सर्वेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द पॉक्सो एक्ट। इसलिए इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 21 है जिसमें कई कैटेगरीज दी गई कौन कौन लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं, मगर एमएलए इज नॉट वन ऑफ देम। और ये केस आया था आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले, 1984 का फैसला है, सुप्रीम 5 जज बेंच का फैसला है। उसमें कहा गया कि एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। अब देख लीजिएगा आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले 1984 वाला फैसला। तो उसमें कहा गया था ही इज नॉट अ पब्लिक। वो क्या था कि ये एआर अंतुले पहले 1980 से 1982 तक चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, फिर उनकी गवर्नमेंट गिर गई शायद, और मगर सन 84 में जो एलिगेशन था कि इन्होंने कोई क्राइम किया, ब्राइबरी एवरी ये क्या, तो 1984 में का जब का वाकया है वो ही वॉज एन एमएलए। तो आर्ग्यूमेंट उनके तरफ से हुआ कि साहब सैंक्शन नहीं, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के पहले गवर्नमेंट से सैंक्शन देनी पड़ती है। तो आर्गुमेंट हुआ अंतुले साहब की तरफ से कि उनके वकील ने किया कि गवर्नमेंट से कोई सैंक्शन नहीं दी गई तो केस कुड नॉट हैव बीन डन। मगर 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमएलए है ही नहीं पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो कैटेगरी दी, जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, इवन क्लर्क गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं, ये लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं। एमएलए नॉट मेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 5 जज बेंच का। तो मैंने कहा जब फैसला है तो ट्रायल कोर्ट ने ये कह दिया था कि सेंगर इज अ पब्लिक सर्वेंट, इसलिए सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट में ही हैज कमिटेड एन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, तो उम्र कैद दी जा सकती है, उन्होंने दी। मगर ये अस्यूम करके कि पब्लिक सर्वेंट है। देखिए पब्लिक सर्वेंट की एक जनरल नोशन से मत समझिए पब्लिक सर्वेंट क्या होता है। पब्लिक सर्वेंट समझिए वो विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। क्योंकि कई लोगों ने कहा साहब वो पब्लिक फंड से उसको सैलरी मिलती है एमएलए को, तो पब्लिक सर्वेंट तो हो गया। तो उसका जवाब है देखिए ये जनरल नोशन से नहीं चलेगा कि कहाँ से सैलरी पाता है कहाँ से नहीं पाता। आपको देखना सेक्शन 21 में हु आर मेंशन्ड एज पब्लिक सर्वेंट्स, उस पे जाइए, सैलरी कहाँ से आती है ये सब का कोई रेलेवेंस नहीं है। और उसमें नहीं है, उसमें 5 जज बेंच का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। तो मैंने कहा कि जब पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं तो ये उम्र कैद दे नहीं सकते थे, क्योंकि इट इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 5C ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो मैंने कहा देखिए ये बेसिक मिस्टेक हो गई ट्रायल कोर्ट से, जो हाई कोर्ट ने उसको बड़ा डिटेल में 48 पैराग्राफ का फैसला है, उन्होंने बड़ा डिटेल में ये सब कंसिडर किया है। मैंने पूरा फैसला पढ़ा, कईयों ने तो फैसला ही नहीं पढ़ा और भाषण दिए जा रहे हैं बड़ी बड़े। फिर दूसरी चीज मैंने ये कही कि देखिए ऐसा है, ये वाकया हुआ जिसमें ये सेंगर का एलिगेशन है इसने कमिट किया, रेप कमिट किया, इट इज ऑफ जुलाई 2017।
और ये आ गया दिसंबर 2025, तो करीब 8.5 साल तो ऑलरेडी जेल में बिता चुका है। पहले पुलिस कस्टडी में था, फिर जेल में ट्रांसफर, टोटल अबाउट 8.5 years। ऐसा नहीं कि एक दिन भी जेल नहीं गया। अच्छा, अब आप जानते हैं हमारी न्याय व्यवस्था में बड़ा विलंब हो जाता है केसेस डिसाइड होने में। मानिए अपील डिसाइड होने में 5-10 साल और लग जाए। ये तो इंटरिम ऑर्डर था ना, दिल्ली हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था। अपील इज स्टिल पेंडिंग बिफोर इन द दिल्ली हाई कोर्ट। और कब आएगी? हजारों केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में हमारे, तो बड़ा विलंब हो जाता है। मानिए 5 साल के या 7 साल के बाद अपील आए फॉर फाइनल हियरिंग, ऑलरेडी 8.5 साल बिता चुका है। अनदर 5 years और 7 years, ये 15-16 साल। तो मानिए जब अपील डिसाइड हो तो अपील सपोजिंग अलाउ हो जाए, भाई दो ही पॉसिबिलिटी, या तो डिसमिस होगी या अलाउ होगी। डिसमिस होगी तो ही विल अगेन हैव टू कम बैक टू जेल, और अगर अलाउ हो गई 16-17 साल जेल बिता दिया तो कौन रिस्टोर करेगा 16-17 साल उसकी जिंदगी? कई केसेस हुए हैं, एक निसारुद्दीन का केस था। अब दिल्ली हाईकोर्ट हैज स्ट्रक अ बैलेंस कि 8.5 साल ऑलरेडी जेल में रह चुका है। Yes, 23 years। हाँ, तो अगर ये अपील इनकी सेंगर की 5-7 साल के बाद हियरिंग में आएगी और सपोजिंग अलाउ हो जाएगी, तो कौन रिस्टोर करेगा 16-17 साल इनकी जिंदगी? 8.5 साल ऑलरेडी बिता चुका है जेल में। तो दिल्ली हाई कोर्ट हैज स्ट्रक अ बैलेंस कि भाई ठीक है, हम एज एन इंटरिम मेजर रिलीज कर रहे हैं। एक्विट नहीं किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। कई लोग कहते हैं ये देखिए साहब दिल्ली हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, एक्विट कर, गलत कहते हैं। इट्स ओनली सस्पेंडिंग सेंटेंस रियली अमाउंट्स टू ग्रांटिंग बेल, कि उसको टेम्परेरीली रिहा किया गया, बट अगर अपील डिसमिस हो जाए देन ही विल अगेन हैव टू गो बैक टू जेल। तो एक बैलेंस दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्राइक किया, क्योंकि दोनों को न्याय मिलना चाहिए, विक्टिम को भी न्याय मिलना चाहिए और सेंगर को भी न्याय मिलना चाहिए, है, दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। तो उन्होंने बैलेंस किया कि ऑलरेडी क्योंकि 8.5 साल जेल बिता चुका है तो हम रिलीज कर देना, और वो ही नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, दूसरा कारण बताया। तो मैंने कहा ऑर्डर मुझे सही लगा, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर। तो ये मैंने कमेंट्स कर दिए थे बिफोर द अपील वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। मगर आफ्टर द अपील वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट आई हैव रिफ्यूज्ड टू गिव एनी कमेंट। इट इज नॉट प्रॉपर बिकॉज इट इज सब जुडिस। अब इंतजार करिए 10 जनवरी तक का। 10 जनवरी को लगा है कि जो मैंने देखा, आपने बताया, हाँ, जो मैंने देखा ऑर्डर में शायद लिखा है कि इट इज लिस्टेड नाउ ऑन 10 जनवरी 2026। अब देखिए उस दिन क्या होता है। एक बार डिसाइड हो जाए सुप्रीम कोर्ट से देन आई विल गिव माय फर्दर कमेंट्स। बट जो मैं अभी बातें कही ये ऑलरेडी मैं बात कह चुका था सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होने के पहले ही। तो therefore I am just repeating what I had said earlier. एक बार ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद आप, हाँ, I have not said anything after the petition was filed, SLP was filed in Supreme Court, because it is not proper. Because the matter is sub judice in the Supreme Court. सर हमारे जस्टिस सिस्टम में इतना डिले क्यों है? क्यों इतना डिले होता है? इतना केसों पे केस। अच्छा, अब सुनिए डिले क्यों होता है। अब सुनिए, हाँ जी। कई लोग कहते हैं जैसे लोग काम नहीं करते हैं, और मैंने कहा अच्छा मुझे भी जवाब देने दीजिए इसका। मैं जज था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ्रॉम 1991 टू 2004। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नॉर्म बनाया था कि एवरी जज ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी should have not more than 300 cases pending before him at one time. Subordinate judiciary होता है from मुंसिफ up to district judge level, यानी below high court. एक टाइम पे 300 से ज्यादा केसेस किसी के पास नहीं होने चाहिए। मेरे पास आए एक सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जज CGM कानपुर नगर। मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे कोर्ट में कितने केसेस हैं? बोले 30,000। CGM गाजियाबाद मेरे पास आया। मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे कोर्ट में कितने केस हैं? उन्होंने कहा 21,000। एक किसी और आया, उसने कहा 15,000। अभी अच्छा, आफ्टर आई रिटायर्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट मुझे बुलाया गया था बुलंदशहर। CGM बुलंदशहर आए मेरे पास। मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे कोर्ट में कितने केस हैं? बोले 25,000। अब देखिए, एक आदमी अगर 100 पाउंड वजन कैरी कर सके और उसके ऊपर एक हाथी डाल दिया जाए तो क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। यानी जो नॉर्म में 300 केसेस होने चाहिए और 30,000, उसके बाद 100 टाइम मोर, क्या करेगा कोई? हम लोग सुपरमैन तो होते नहीं है। यानी एक केस डिसाइड करने में टाइम लगता है। आप वो
सूट फाइल हुआ, प्लीडिंग, दोनों पार्टीज की प्लीडिंग्स आई, फिर इश्यूज बनाए गए, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल हुआ, फिर ओरल एविडेंस होता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर वकीलों की बहस होती है, और फिर उसके बाद फिर जज को सोचना पड़ता है क्या फैसला, देन ओनली हाई क्वालिटी जजमेंट कैन कम। वो 1 सेकंड में तो आ नहीं सकता है, कुछ जादू की छड़ी तो हमारे पास है नहीं। और आप इतना लाद दीजिए केसेस कि फिर वो क्या करेगा, तारीख पे तारीख देता चलेगा, बेचारा क्या करे। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई आलसी जजेस नहीं है, ऐसे भी आलसी भी जजेस हैं, कुछ भ्रष्ट भी जजेस हैं, वो सब सही है, मगर मानिए सभी खूब मेहनती हों, सब ईमानदार हों, फिर भी इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। आपके सामने सर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, केसेस आते हैं जिसमें ये चीज 100% कंफर्म्ड होती है कि क्राइम किसने करा है और उसके सबूत भी हैं क्लियरली। लाइक जैसे कसाब, अब कसाब ने क्राइम करा था, वीडियोस थी, हर चीज थी, बट फिर भी सर हमारे न्यायिक व्यवस्था में ऐसी एक चीज है कि उसको भी एक चांस दिया जाता है। ऐसे न्यायिक व्यवस्था क्यों वैसे कि अगर सबूत सामने दिख रहा है कि ही हैज किल्ड द पर्सन, फिर भी हम उसको सजा नहीं दे सकते इमीडिएटली? देखिए, अब जरा आपने बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया, तो थोड़ा वक्त दीजिएगा समझाने को। बिल्कुल। यू आर टॉकिंग ऑफ क्राइम्स ना? राइट। अच्छा, देखिए, कोई क्राइम होता है तो फिर पुलिस हैज टू इन्वेस्टिगेट। नाउ इन्वेस्टिगेशन इज अ साइंस। अगर आपने शेरलॉक होम्स की कहानियां पढ़ी हो, उसमें आप देखते हैं शेरलॉक होम्स जाता है ऑन द स्पॉट और कलेक्ट करता है ब्लड स्टेन्स, फाइबर्स, फिंगरप्रिंट, ये वो करके, और फिर वो ही सॉल्व द क्राइम। या आप जैसे कंप्यूटर पे देखिए, यूट्यूब में आते हैं कि अमेरिका में क्या क्राइम रिपोर्टर वगैरह, अब यूट्यूब में देखिए कैसे वो लोग, अमेरिकन पुलिस सॉल्व करती है क्राइम को, कि दे गो ऑन द स्पॉट और वहाँ सारा कलेक्ट कर देती है, ब्लड स्टेन, फिंगरप्रिंट्स, फाइबर्स, एशेज, बुलेट्स, बुलेट केसिंग, ये सब देखे, और सब उसको लेबोरेटरी में भेज दी जाती है, साइंटिफिक लेबोरेटरी, जहाँ डीएनए टेस्टिंग और फिंगरप्रिंट का डेटा, नेशनल डेटा बेस है पूरे अमेरिका भर में, जो अरेस्ट हुए सबके फिंगरप्रिंट किसी से मैच तो नहीं करता। इस तरीके से दे सॉल्व, वेरी ऑफन सॉल्व द क्राइम, नॉट ऑलवेज। हमारे यहाँ देखिए, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू प्लेसेस, वो ना साइंटिफिक ट्रेनिंग है पुलिस को, ट्रेनिंग इन इन्वेस्टिगेशन, ना इक्विपमेंट दिया जाता है, मगर प्रेशर है क्राइम सॉल्व करो। अब मानिए गांव में डकैती पड़ी, अब वो दरोगा जी पूछते हैं कौन करता है इस तरह की डकैती, तो किसी ने कहा कल्लू करता है इस तरह की डकैती, पकड़ लाओ कल्लू को लाए और लाठी पे लाठी मारना शुरू कर दिया। अच्छा देखिए, बहुत पीटेंगे तो एक स्टेज आएगी जो हाथ जोड़ देंगे, अब मत मारिए, मैंने कन्फेस कर दिया, यानी यू विल कन्फेस टू एवरीथिंग अंडर टॉर्चर। जोन ऑफ आर्क कन्फेस टू बी अ विच, अपने को चुड़ैल मान लिया क्योंकि भाई उसको जलाने जा रहे थे। तो भैया, टॉर्चर इतनी हॉरिबल टेरिबल चीज है कि आप हर चीज मंजूर कर लेंगे, और क्राइम सॉल्व हो गया, पुलिस वाले की भी, दरोगा जी की भी नौकरी बच गई। ये तरीका है क्राइम सॉल्व करने का यहाँ 90%, 95%, मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, क्योंकि आते ही नहीं है। अब देखिए, जैसे ये हुआ पहलगाम में अटैक, जहाँ 26 हिंदू टूरिस्ट मारे गए ना, अब लगे चिल्लाएं पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तानी। तो मुझे इंटरव्यू किया गया, मैंने कहा कि देखो, जिन्होंने ये किया बहुत बुरा कर्म था, ये मैं मानता हूं, मगर किसने किया? तो जिन्होंने किया वो तो जंगलों में भाग गए। अब कौन थे वो? इंडियंस थे, पाकिस्तानी थे, उनको हथियार किसने दिए, उनके पीछे कोई मास्टरमाइंड था कि नहीं था, कुछ नहीं मालूम। और न कभी आपकी पुलिस को आता ही नहीं है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेट करना, कभी नहीं मालूम होगा कौन थे, मगर आपको यू हैव टू गेट अ विपिंग बॉय। और पाकिस्तानी करते हैं सब, पाकिस्तानी विपिंग बॉय वही हैं सारे शैतान। और यानी वो इंसिडेंट होने के विद इन एन आवर और सो सारे टीवी चैनल चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानी का, और उन पे हमला भी, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। मैं कहा ठीक है, धन्य हो, वेरी गुड, करो भैया, मैं क्या कहूं। मगर जब मुझसे पूछा गया, मैंने कहा भैया ये तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि मॉब मेंटालिटी है, इमोशनल है लोग। वो अगर आपने शेक्सपियर का प्ले पढ़ा हो, जूलियस सीजर, उसमें क्या है कि
जब सीजर की हत्या हुई तो जो रोमन पब्लिक बड़ी नाराज थी हत्यारों के खिलाफ, तो उनको ढूंढने निकली सड़कों पे। अच्छा, उसमें एक हत्यारे का नाम था सिना, CINNA, मगर भीड़ ने पकड़ लिया एक और आदमी को, उसका भी नाम सिन्हा था, क्योंकि सिन्हा नाम था, समझे वही है। अब वो चिल्लाने लगा, साहब मैं वो सिन्हा नहीं हूं, मैं तो सिन्हा द पोएट हूं, मैं कवि हूं, सिन्हा द कवि। तो भीड़ ने कहा तो ये बुरी कविता लिखता है तो टांग दो, उसको पकड़ के टांग दिया। इन्हें बहाना, इन्हें आपको मानना है कि जिसका सिन्हा नाम है, चाहे वो दोषी हो नॉन दोषी, इन्हें आप जज्बात पे काम करते हैं, ऑन इमोशन, जो मॉब मेंटेलिटी है, ये सब पाकिस्तानी के बाद मारो पाकिस्तानियों को। अच्छा ठीक है। दूसरा मैंने उदाहरण दिया कि ऐसा है, एलिस इन वंडरलैंड, अगर आपने कभी कहानी पढ़ी हो, उसमें क्वीन ऑफ हार्ट्स होती हैं। उनके क्वीन ऑफ हार्ट के सामने कोई लाया जाता है तो कहती है ऑफ विद हिज हेड, सर काटो। तो किसी ने कहा भाई सर काटने के पहले उसको सुनवाई का मौका तो दो, कोई ट्रायल मुकदमा तो चला। बोले वो सब बाद में होगा, पहले सर काटो। इन्वेस्टिगेशन किसने वो पहलगाम अटैक किया वो बाद में होगा, पहले पाकिस्तान का सर काटो। मैंने कहा भैया ठीक है, ये भी तरीका ठीक है आपको। तो मैंने कुछ भी, भैया ये मुल्क में तो रियल इन्वेस्टिगेशन आपको करना आता ही नहीं है। आपकी पुलिस को बिल्कुल लठबाज पुलिस गांव की 90%, मैं 100% नहीं कह रहा, उसको ना ट्रेनिंग दी गई है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, ना इक्विपमेंट। जैसे अमेरिकन पुलिस का आप देखिए, बड़े अच्छे आते हैं यूट्यूब एपिसोड, क्राइम FBI फाइल या न्यू क्राइम या क्या, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे दिखा कैसे वो साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ वो न ट्रेनिंग है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की पुलिस वाले को, न एक साइंटिफिक इक्विपमेंट है। भाई लेबोरेटरी होनी चाहिए, DNA टेस्टिंग से मालूम, कुछ जगह तो है इंडिया दिल्ली में हो जाता, मगर अदरवाइज कहाँ। तो भाई ठीक है, मगर आपको क्राइम सॉल्व करना है, ऊपर से प्रेशर है कि आप क्राइम नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब दरोगा जी बेचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए वो टाइम टेस्टेड मेथड ऑफ टॉर्चर, ये जो आप जानते हैं टेररिस्ट की जो केसेस हैं, बहुत सारे, कईयों को तो फांसी लग गई, वो अफजल गुरु और क्या उनका, वो कन्फेशन पे एविडेंस है, द एविडेंस ऑफ कन्फेशन, कुछ और इधर उधर एविडेंस वो पुलिस तो फैब्रिकेट कर सकती है। आप जानते हैं मैं जज था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्रिमिनल केस भी ज्यादा तो सिविल सुनता था, मगर क्रिमिनल केस भी बहुत। देखिए प्रॉब्लम क्या था मेरे सामने, इंडिपेंडेंट विटनेस आजकल आता नहीं है, डर के मारे कि हमने गवाही दी तो वो जो अक्यूज हैं वो वाले हम पे हमला कर देंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इंडिपेंडेंट विटनेसेस। जो आता है, आपने देखा मनी सड़क पे कोई क्राइम हो रहा है, आप चुपचाप से आंख बंद करके चल देंगे अपने रास्ते, यू विल नॉट गो टू द पुलिस कि हाँ ये मैंने देखा है ऐसा। हाँ अच्छा, और जो इंटरेस्टेड पार्टी जो देते हैं वो ऑफन बायस्ड। अब आपको बहुत कम मालूम होता है कि भैया ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्या जो एविडेंस आता है इंडिपेंडेंट विटनेसेस का आता नहीं है। दे आर ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड टू आइदर पार्टी। अब आप उन्हीं पे भरोसा करिए। अब आप दो झूठों में तय कर रहे हैं कि कौन सच है, इधर भी प्रोसिक्यूशन भी सब झूठ है, डिफेंस भी सब झूठ है। आप चूज कर लीजिए कि जो आपको सच मानना मान लीजिए। ये प्रॉब्लम हो गया इंडिया में, getting truthful witnesses is a big problem. Truthful जो अभी हम उनको भी सामने वाली पार्टी को भी चांस देते हैं क्या? That's why हम सामने वाली पार्टी को भी चांस देते हैं कि भाई आप भी डिफेंड कर सकते हो अपने आप को। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि आजकल आसानी से इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं मिलते हैं। आप अगर सड़क पे जा रहे हैं और देखेंगे चोरी हो रही है, गोली चल रही, आप चुपचाप से आंख बंद करके दूसरे रास्ते पे चल देंगे। आप पुलिस के पास न मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे कौन? और फिर क्योंकि एक बार गए तो तारीख पे तारीख लगेगी, आपको हर डेट पे जाना होगा। अरे आपको अपनी दुकान चलानी है कि आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने हैं? और जब आपके पास कोर्ट में सेंसेशनल केसेस आते हैं, लाइक बिग सेलिब्रिटीज या उन वाइड शख्सियत की केसेस आते हैं, जो काफ़ी सारे आपने देखा, बाबा बहुत अभी बीच में फंसे, उनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट में केस ट्रायल पे गए। जब ऐसा कोई शख्सियत का केस आता है तो आप इस पे कैसे रिएक्ट करते हो? क्योंकि मीडिया बहुत इन्वॉल्व होता है, नैरेटिव्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। देखिए होना तो जज को नहीं चाहिए, ही शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मीडिया ट्रायल, मगर
जज भी इंसान होता है, कभी कभी हो जाता है उससे। तो मीडिया शुड रियलाइज दिस एंड बिहेव इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनर। दे शुड नॉट होल्ड ट्रायल्स जब केस चल रहा। मगर आजकल क्या है कि आप लोग सब पहुंच जाते हैं कोर्ट में और सारा सुनते हैं क्या क्या कार्रवाई हुई, सब रिपोर्ट करते हैं और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। क्या किया जाए? कुछ लोगों का एलिगेशन है ये सेंगर के केस में भी मीडिया ट्रायल हो गया है, जो भी हो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। मगर बट सेलिब्रिटीज को अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है सर? लाइक सलमान, लाइक संजय दत्त। नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वालिटी। अब हो जाता है, गलत होता है, कोर्ट से भी कोई गलतियां होती हैं, बट ऑल आर इक्वल अंडर द लॉ। ऑल द पर्सन शुड बी इक्वल। करेक्ट। जुडिशियल सर, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में करप्शन है? हाँ बिल्कुल है भाई। शांति भूषण जो यूनियन लॉ मिनिस्टर थे और टॉप लॉयर थे, उनकी डेथ हो गई हाल में। उन्होंने शायद 2009 या उसके आसपास कुछ दिया था, हलफनामा दिया सुप्रीम कोई दिया, डॉक्यूमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने, ये 2009 का शायद बात है, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से 8 पॉजिटिवली करप्ट हैं। अब देख लीजिएगा गूगल में, 8 पॉजिटिवली करप्ट हैं और 2 के बारे में शक है कि करप्ट है कि नहीं, और 6 डेफिनेटली ऑनेस्ट है। ये उन्होंने दिया एक सील्ड एनवेलप में और उनके नाम दिए जजेस को, जिनको, ये 2009 की बात है। और उसके बाद भी कई चीफ जस्टिस इंडिया आए हैं, उनपे बड़े बड़े गंभीर आरोप। ये गोगोई साहब थे, क्या क्या हरकत, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, किस तरह के आदमी थे। और इधर चंचूत साहब के बारे में बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। चलिए अब क्या करें। आप एक कॉन्सेप्ट को मेरे को जरूर समझाओ, मैं चाहता हूँ आप हमारी जनता को भी समझाओ सर। ये पॉलिटिक्स और जो आपने एक शब्द बोला था माफिया क्रिमिनल्स, दे आर इक्वल्स टू माफिया क्रिमिनल्स। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि दैट एक चीज जो आप ये टर्म समझाते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये आप इनको बताते हुए एक ही स्ट्रक्चर है, हाउ इट वर्क्स, आपने इसको अंदर से अगर देखा। मुझे पॉलिटिशियन के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। सब पार्टीज, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ। दे हैव नो जेन्युइन लव फॉर द कंट्री, have no genuine love for people. They seek power and pelf मतलब मनी। उसके लिए क्या क्या हथकंडे करते हैं, पीपल को पोलराइज करना, ये सब जानते हैं। अब मैं क्या बताऊं इसका। लीडर मस्ट बी जेन्युइनली लविंग द पीपल। वो नहीं है इन लोगों में, वो बस अपना दे सीक पावर एंड पेल्फ, तो वो के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। That is why I am not in favor of this democracy। बिल्कुल लीचड़ हो गई ये व्यवस्था। आप समझते हैं क्या क्या। ये पॉलिटिकल लीडर्स संरक्षण देते हैं माफियाज को, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को। हाँ होता होगा बिल्कुल। ये बिकॉज ये फॉर पावर एंड पेल्फ दे कैन डू एनीथिंग। देखिए ये आपके जेन्युइन लीडर जो पेट्रियोटिक मॉडर्न माइंडेड लीडर्स हैं वो अभी दिखाई नहीं दे रहे। वो आएंगे, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जब कंट्री क्राइसिस में चली जाती है तो प्रकृति अच्छे अच्छे लीडर ऊपर लाती है। ये हमें हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में देयर वाज अ स्ट्रगल बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। अगर आपने ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी है तो उस टाइम ओलिवर क्रोमवेल ऊपर आए, जो अनजान थे पहले, और उन्होंने पार्लियामेंट्री फोर्सेस को लीड किया। या अमेरिका में थॉमस जेफरसन और जॉर्ज वॉशिंगटन आए। फिर सिविल वॉर के दौरान इब्राहिम लिंकन आए, जो स्लेवरी के खिलाफ जो संघर्ष किया। फ्रांस में रोबेस्पियर आए, रशिया में लेनिन आए। तो आएंगे अच्छे लीडर्स, मगर अभी दिखाई नहीं दे रहे, जो वास्तविक देश से प्रेम करते हैं और आधुनिक सोच के हों। क्योंकि आपकी मुख्य समस्या आपकी पिछड़ापन है, आपकी सामंती व्यवस्था और सामंती विचार, वो असल दुश्मन है। कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो मॉडर्न माइंडेड लीडर्स आर रिक्वायर्ड, मगर आएंगे। देखिए ये मैं बता रहा हूँ, ये पता नहीं आपको 2 उदाहरण दूं। जो एक टर्की में क्या था, एक आदमी थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। तो पहले टर्की वाज रूल्ड बाय द सुल्तान एंड खलीफा। वो बिल्कुल सामंती विचार के थे,
टर्की को पिछड़ा रखे थे, एंड टर्की वाज नोन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप, और इंग्लैंड और फ्रांस उसको लूटते थे। तो ये मुस्तफ़ा कमाल, ये आर्मी जनरल था, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि हमारा देश कितना पिछड़ा है, हम लोग को इंग्लैंड और फ्रांस बिल्कुल जूते मारते रहते। तो उसने रिवोल्ट किया, हटा दिया सुल्तान खली। उसने कहा कुछ नहीं, अब बिल्कुल हर लड़की को स्कूल जाना होगा। इसके पहले लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, हर को स्कूल जाना है, कोई बुरका नहीं चलेगा, कोई शरिया नहीं चलेगा। मॉडर्नाइज कर दिया टर्की को। और वो जनरल था, उसके बाद बंदूक थी। उसने कहा अपनी लड़की को तुम स्कूल नहीं भेजोगे, मैं तुमको गोली मार दूंगा, क्योंकि तुम अपनी लड़की के दुश्मन हो, तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। जो आदमी कहता है हम अपने लड़की को स्कूल नहीं भेजेंगे, यू विल बी शॉट। यही तरीका, आप समझा नहीं सकते हैं लोगों, जाहिलों को आप नहीं समझा सकते। ये तालिबान है अफगानिस्तान में, पागलों जैसे बिहेव कर रहे हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो जापान में क्या हुआ, पहले जापान, बिफोर द मेजर रेस्टोरेशन ऑफ 1868, जापान वाज रूल्ड बाय द शोगन्स। फॉर्मेलिटी के लिए एम्परर था, मगर रियल रूलर वाज द शोगन। और शोगन्स ने बहुत पिछड़ा रखा जापान को, सामंती और बैकवर्ड और पुअर रखा। फिर वहां मेजर रेस्टोरेशन हुआ, विच वाज अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन। और जो एडवाइजर्स टू द एम्परर, हु वाज द रियल रूलर, मॉडर्न माइंडेड लोग थे, उन्होंने डेलीगेशन भेजे यूरोप और अमेरिका, यूएसए। वहाँ से देखिए उन लोगों ने स्टडी की सारी इंडस्ट्रीज, और इनवाइट किए इंजीनियर्स को टू कम टू जापान एंड सेट अप इंडस्ट्रीज एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह। 15 साल में जापान वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बैकवर्ड टू अ मॉडर्न कंट्री। तो इंडिया भी 15 साल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इट कैन बिकम लाइक अमेरिका और यूरोप। 15 साल से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर करेक्ट पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए, जो बिल्कुल मॉडर्न माइंडेड और रूथलेस, कुछ नो नॉनसेंस विल बी टॉलरेटेड। क्योंकि आम आदमी तो यहाँ बेवकूफ है, 90% हिंदुस्तानी तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी है, खोपड़े में जातिवाद और कास्टिज्म कम्युनिज्म भरा। आपको उन सबके कुछ नहीं सुनना है, आपको बंदूक दिखाना, ये करना है, वरना तुमको गोली मारी जाएगी। और कोई तुम समझा नहीं सकता है, आपको जाहिलों को कोई नहीं समझा सकता जो जातिवादी हैं। फिर सर लोग कहेंगे डिक्टेटरशिप, बिल्कुल डिक्टेटरशिप चाहिए इस कंट्री में। मैंने कहा मुस्तफा कमाल वाज अ डिक्टेटर, और जापानीज रूलर्स वर डिक्टेटर्स, दे डिड नॉट टेक द कंसेंट ऑफ पीपल। पीपल तो पिछड़े हैं, उनके खोपड़े में गोबर भरा हुआ है जातिवाद और सांप्रदायिकता का। उनकी राय पे चलेंगे आप, ये जाहिलों के राय पे। लोगों को वोट देना चाहिए सर या नहीं देना चाहिए? मैंने बताया कि वोट नहीं देना चाहिए भाई। मैं कभी नहीं, मैंने वोट दिया, 80 साल का हो रहा, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया। क्यों दूं? ये यानी वहां 2 लाख यादव वोट पड़ गए, 2 लाख जाट वोट पड़ गए, 2 लाख हरिजन वोट पड़ गए, 2 लाख मुस्लिम, झुंड के झुंड जा। मेरा टू एक वोट का मतलब क्या? इट मीन नथिंग। तुम झुंड के झुंड में भेड़ बकरी जैसे वोट देते हो, मैं भी इस पागलपन में शिरकत करूं? व्हाई शुड आई बी पार्ट ऑफ दिस नॉनसेंस? ये तुम लायक हो वोट दें? जेंडर इनइक्वालिटी पे सर क्या बोलना चाहेंगे आप? जेंडर इनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा। देखिए अब सुनिए, तो आपने पूछा, सुनिए। देखिए ऐसा है, अब इसको जरा कुछ वक्त दीजिएगा मुझे समझाने के लिए। देखिए जब तक सामंती समाज था, फ्यूडल सिस्टम था, तो सामंती समाज चलता, फ्यूडल सिस्टम रन्स ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि मेन वोकेशन इज एग्रीकल्चर। फ्यूडल सोसाइटी में मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। और खेती बाड़ी, जो पुराने जमाने में ट्रैक्टर वैक्टर तो होते नहीं थे, आपको हल बैल ये बुलक लेके चलना पड़ता था। तो खेती करना में बड़ा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। एंड ordinarily men are physically stronger than women. Ordinarily, I'm not talking of exceptional people. एक तो women are on an average physically weaker than men. Secondly, पहले कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होते थे। पहले हर औरत के 15-20 बच्चे होते थे, क्योंकि आपकी शादी 14-15 साल में बचपन में हो गई और सेक्स इज नेचुरल, तो आपके हर साल बच्चा होता जाता था। 15 बच्चे, हर औरत के 15-20 बच्चे। अच्छा, उसमें से ज्यादातर मर जाते थे, क्योंकि मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। तो या पैदा होते ही चाइल्ड बर्थ में मर गया बच्चा, या थोड़ा सा खरोच आ गया, इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक्स होते नहीं थे, दैट कुड किल यू। तो 15-20 आपके बच्चे हुए, उसमें से ओनली 5 सर्वाइव्ड। ठीक है ना? तो यू वर फिजिकली डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी।
most women for long periods, एक तो फिजिकली वीकर होता है ऑन एन एवरेज टू अ मैन, और दूसरा यू आर डिसेबल्ड ड्यू टू प्रेगनेंसी फॉर लॉन्ग पीरियड्स. तो इस वजह से इट वाज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. जो फ्यूडल सोसाइटी था उसमें मेन वर रिगार्डेड सुपीरियर टू वुमेन बिकॉज इट वाज दैट सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ. लड़ाइयाँ होती थी फ्यूडल टाइम में, तो ये मॉडर्न टैंक्स और जेट एयरक्राफ्ट से नहीं होती थी, वो होती थी सिपाही या घोड़े, इन सब पे होती थी, और तलवार और भाला. जो मेन आर स्ट्रॉन्गर दे कैन यूज. तो औरतें नहीं लड़ती थी, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द मिलिट्री, ओनली मेन. अब क्या हो गया आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो शुरू हुआ था इंग्लैंड में इन द अर्ली 18th सेंचुरी, फिर फैल गया दुनिया भर में. अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है ना, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ, इट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल स्किल्स, ऑन मेंटल स्किल्स. ये फिजिकल स्ट्रेंथ पे बेस नहीं. एक जैसे कि कंप्यूटर चलाना है, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, आप खट खट के बटन दबाइए तो औरत भी कर सकती है. अच्छा, आईक्यू टेस्ट जो साइकोलॉजी में हुए हैं उससे साबित होता है कि एवरेज वुमन की वही आईक्यू है जो एवरेज मैन की. 100, जो इंटेलिजेंस ऑफ एन एवरेज वुमन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एवरेज मैन. ये आप कोई साइकोलॉजी की किताब उठा लीजिए, आप देख लीजिए आईक्यू टेस्ट, इट इज द सेम. तो कहने का मतलब इंटेलिजेंस में विमेन आर नॉट इंफीरियर टू मैन. और एंड बिकॉज मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑन मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्किल्स. और औरत की मेंटल स्किल उतनी बराबर है मैन की, देयरफॉर देयर शुड बी इक्वालिटी टू वुमेन. अब समझे ना. आजकल अमेरिका की आर्म फोर्सेस में औरतें, भाई आप जेट एयरक्राफ्ट चला रही हैं, आप कोई मिसाइल फायर करना तो बटन दबाइए, फायर हो जाता है. तो वुमन कैन डू इट एज वेल एज अ मैन. और बहुत सारी औरतें आ रही हैं आर्म फोर्सेस में. इंडिया में भी थोड़ा शुरू हो गया, तो अभी भी दे हैव टू मेक मच हेडवे. बट सर, ये जस्टिस सिस्टम में क्यों इनइक्वालिटी है जेंडर में? आजकल जो हमारे कानून बने हैं वो अभी आप देखोगे कि वुमेन फेवर ज्यादा हो गए हैं. व्हाट्स हैपनिंग इन कौन सा कानून की बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकली बताइए कौन से. स्पेसिफिकली मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, आज एक लड़की एक लड़के के ऊपर फेक कंप्लेंट कर दे तो लड़के को बिना पूछे उसको पुलिस उठा के ले जाएगी. ये बहुत मिसयूज हो रहा है. सेक्शन 498 एक प्रोविजन था कि डाउरी का कंप्लेंट कई. आजकल भाई देखिए, माफ करिएगा, वो पुराना जमाना बीत गया. पहले होता था लड़की 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, वो मतलब दब के रहती थी अपने. आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई, कई दे आर वर्किंग वुमेन, और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल नाउ दे शुड गेट इक्वालिटी. मगर कई मर्द लोग नहीं चाहते हैं हमारी वाइफ, तो झगड़े वगड़े होते हैं. तो कहने का मतलब ये कि मेरा क्वेश्चन सर ये था कि अगर आज कोई लड़की किसी लड़के पे फेक एलिगेशन लगा दे, हाँ, तो क्या है कि आजकल लड़कियां भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं जब हस्बैंड वाइफ के ना, तो बड़े बिटर होते हैं. ऐसा रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का होता है, ऐसा इंटीमेट, कि अगर नहीं पटी और झगड़े हुए, दे बिकम बोथ बिल्कुल एक दूसरे के जानलेवा हो जाते हैं. तो उसमें वो फॉल्स एलिगेशन भी कर देते हैं, और नतीजा पहले होता था सेक्शन 498 का कंप्लेंट हुआ तो एजेड ग्रैंड आंट और पेरेंट्स लड़के के और कजन सबको नाम जेल भेज दिया जाता था. बाद में कुछ जजमेंट्स हुए हैं कि ये नहीं होना चाहिए. हाँ, ये अब्यूज हो रहा है कई लॉज का. आपको लगता है उसको थोड़ा चेंज होना चाहिए, उसको रिफॉर्म करना चाहिए थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, दे शुड नॉट बी, आई मीन वन साइड रॉन्ग प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए. गलत किसी पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है. पहले तो जेल भेज देते थे और सारे फैमिली को लपेट लेते थे. कोई लड़की ने, वाइफ ने कंप्लेंट किया, झगड़ा हस्बैंड से, मगर ससुर, सास, दादी, हाँ, कजन सिस्टर, चाचा चाचा, सबको लपेट, सबका नामजद कर देते थे और सब जेल जाना पड़ता था. फिर बाद में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, आप देख लीजिएगा. सर, एज अ जज आपकी लाइफ का कोई टफेस्ट केस आपको लगता हो कि यार ये मेरी जिंदगी का सबसे टफेस्ट केस था जिसको मैंने जज करा, कुछ ऐसा याद आता हो आपको? कि देखिए, टफेस्ट क्या, ये जो मेरी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग में था. हाँ, कि मैं नया जज बना था. हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1991. तो उसके कुछ महीने के बाद ही आया है केस. था कि एक यहाँ गाजियाबाद या क्या कोई विलेज में स्कूल था, तो उसमें एड हॉक कैपेसिटी में कोई ओबीसी कास्ट के
लड़के को साइंस टीचर अपॉइंट कर दिया गया था। हाई स्कूल था, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी। अब उसको बाद में निकाल दिया गया, ये क्या कि ये पोस्ट रिजर्व थी फॉर दलित्स, एंड ही वाज अ यादव वगैरह कुछ था, ओबीसी था। उसने केस किया, मेरे सामने आया। तो मैंने ये कहा कि देखिए आप रिजर्वेशन कर रहे हैं, चलिए आप छोड़िए इतना, मगर आप कहीं लाइन ड्रॉ करनी है आपको, और आई एम ड्रॉइंग द लाइन एट साइंस। इसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे देश की भविष्य का से बिल्कुल कनेक्टेड है कि बी आवर कंट्री मस्ट गो टुवर्ड साइंस। तो इसमें मेरिट पे जाना है, चाहे आप एडमिशन दें या कोई नौकरी दें, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। वो नरेश चंद वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, आप देख लीजिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, आप गूगल में देख लीजिएगा। नरेश चंद वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल गाजियाबाद, ये केस का नाम है। तो मैंने सब लिख दिया उसमें कि साइंस की यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, साइंस और चीज़ों में आप करिए रिजर्वेशन, इसमें आप नहीं करेंगे। और मुझे लगता है आज भी आई एम ऑफ द सेम व्यू दैट इन साइंस फील्ड ओनली मेरिट यू शुड गो। आप मानिए अपना इलाज कराने जाएंगे तो क्या आप डॉक्टर की जात पूछेंगे? आप पूछेंगे रेपुटेशन किसकी है, यू विल नेवर इंक्वायर अबाउट हिज। तो ये इसमें क्यों होना चाहिए? या कोई ब्रिज बनाना है, सड़क कोई बिल्डिंग बनानी है, उसमें आप उसकी जात पूछेंगे? आप तो सबसे कॉम्पिटेंट आदमी को लेंगे ना। तो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस व्हिच आई रिगार्ड। सर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, तो ये है कि हमारी जनता में बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे को भेजा है आपसे पूछने के लिए, तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि जब आप, बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी है, यंगस्टर्स की खासकर, जब आप सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज होते हैं तो आपको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, आपके पास क्या पावर्स होती हैं, आपको क्या पर्क्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से? नहीं, मेरी सैलरी जानना चाहते हैं? हाँ, जब एज अ सर्विंग, हाँ, एज अ सर्विंग जज एक तो मकान मिलता है, फिर कार मिलती है, फिर टेलीफोन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सर्वेंट फ्री, और सैलरी मेरे ख्याल में 1,30,000 होता है या क्या, मगर उसमें से 30% चला जाता है इनकम टैक्स में। अच्छा, हाँ, तो चलिए अपना है, मुझे कोई खास ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने खाने पीने का, ठीक है। ज़्यादातर ये सारी फ्री चीज़ें हैं ना। बहुत बड़ा आलीशान मकान मिलता है लुटियन दिल्ली में। आई वाज लिविंग इन अ ह्यूज, उसमें वॉकिंग स्पेस बहुत थी, पीछे लॉन बहुत बड़ा था, उसमें थोड़ा खेती बाड़ी भी कर सकते थे, तो अच्छा था। तो ओके, नाइस। एज अ जज आपकी फैमिली मेंबर ने कभी फायदा उठाने की कोशिश करी है आपकी कि ये भाई हमारे फैमिली में भी कोई जज है? भाई मेरी सुनिए, ये भी किस्सा, मेरी वाइफ ने मुझे बाद में बताया हाँ, कि कोई केस था मेरे सामने, तो इनकी किसी फ्रेंड ने इनको टेलीफोन किया कि भाई ये अपने हस्बैंड से कह दो ऐसा डिसाइड कर दें। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहानी सुन लिया, मगर मुझे नहीं बताया। अच्छा, जब केस डिसाइड हो गया उस लेडी के फेवर में मैंने किया, बट ऑन द मेरिट ऑफ द केस। ओके। तो बाद में मेरी वाइफ ने बताया कि तुमने जो डिसाइड किया वही चाहती थी, मगर मैंने तुम्हें बताया नहीं कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया। आई केप्ट इट सीक्रेट बिकॉज आई थॉट इट इज नॉट प्रॉपर टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस द जज। तो मैंने कहा बताओ मेरा नुकसान हो गया, अगर मुझे कितना 1-2 करोड़ दे देती तो फैसला उनके फेवर में तो दे ही दिया मैंने, मगर इन एडिशन में 1-2 करोड़ का मेरे पास हो जाता। मजाक में मैंने कहा, बट मुझे देखिए कोई अप्रोच अगर मालूम हो जाए कि ये जज की रेपुटेशन है कि भाई यू कांट इन्फ्लुएंस, तो कोई करता ही नहीं है। इवन पॉलिटिशियन जो गड़बड़ है लोग हैं वो भी नहीं करेंगे, वो रिस्पेक्ट करेंगे आपको, वो जानते हैं कि कोई फायदा नहीं है, ये आदमी है अपना है, थोड़ा खपती आदमी है, थोड़ा मन फिरा सर फिरा आदमी है, इसको कोशिश करोगे इन्फ्लुएंस करना, उल्टा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तुम्हें जेल ना भेज दे, भैया दूर रहो। तो मेरे पास कोई आते ही मैं तो कहता था भैया ऑफर तो करो, मुझे रिश्वत तुम लोग देते ही नहीं हो, इतना गया बीता मानते हो। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत चीज़ों पे रोशनी डाली, बहुत चीज़ें बताई, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके सुने, आपकी थिंकिंग, आपके लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करा। एंड आई होप इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनके माइंड में लॉजिक्स या थिंकिंग या फैक्ट्स जनरेट हो,
और इस चीज़ पे ज़रूर कर पॉडकास्ट पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो आपसे सहमत है या नहीं। सर, इस चैनल में यूथ बहुत देखते हैं इस चैनल को, यूथ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहो अपनी तरफ से? मैं साफ बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग कहते हैं यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मैंने कहा मुझे कोई भरोसा नहीं यूथ पे। 99% ऑफ देम आर टोटली सेल्फिश एंड अनपेट्रियोटिक। सिर्फ चाहते हैं कि कंफर्टेबल लाइफ मिले, आईएएस में आ जाएं, आईपीएस में आ जाएं, या कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में मिल जाए, या अमेरिका चले जाएं, एंड टू हेल विद इंडिया। कोई उनको देश से प्रेम नहीं है, सिर्फ अपना आराम से कंफर्टेबल लाइफ चाहिए उनको देश से कोई प्रेम नहीं है। तो मैं उनको यूथ मानता ही नहीं हूँ। मैं 80 साल का हो रहा हूँ, मैं यूथ हूँ, क्योंकि मैं देश के लिए सोचता रहता हूँ, दिन रात सोचता रहता हूँ। ये आप 20 साल के हो तो आप यू आर ओल्ड मैन ऑफ 100, क्योंकि तुम देश के लिए कभी सोचते ही नहीं हो, सिर्फ अपना कंफर्टेबल लाइफ। और अगर कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है, अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता है, सुधारना चाहता है, तो उसके लिए कोई एडवाइस अगर आप कोई दे सके यूथ के लिए? मैं गया था 1-2 बार जेएनयू। पहले जब सुप्रीम कोर्ट जज था, मुझे किताब पढ़ने का बड़ा शौक था, तो उनकी लाइब्रेरी से किताबें बोरो करने के लिए मैं 1-2 बार गया जेएनयू। वहाँ क्या देखा, भीड़ थी, हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, लड़के लड़कियां चिल्ला रहे, हल्ला बोल रहे हैं, और अल्टीमेटली घूम फिर के कोई कंफर्टेबल जॉब पा जाएंगे। ये आपका जेएनयू है, माफ करिए। बात कर रिसर्च, तुम्हारा क्या रिसर्च है भाई? कोई वैल्यू? मेरे बुलाया वाइस चांसलर जेएनयू ने एक बार डिनर पे, और उसमें सारे प्रोफेसर थे जेएनयू के वगैरह। मैंने कहा आप लोग को बढ़िया बढ़िया सैलरी, अब तो बहुत अच्छी सैलरीज हो गई प्रोफेसर की, और बढ़िया बढ़िया मकान वगैरह, मगर ये सब कहाँ से आता है पैसा? ये जनता पे टैक्स लगा के आता है, आपकी सैलरी, आपको ये सब पर्क्स। तो आप क्या वापस लौटाते हैं जनता को? यू गिव नथिंग इन रिटर्न। इतना भारी फंड आते हैं जेएनयू को और यूनिवर्सिटीज को, यूजीसी ग्रांट करती है hundreds of crores, ऑल वेस्ट ऑफ मनी। बंद कर दीजिए जेएनयू वगैरह को। इट्स ऑल, कोई रिसर्च नहीं हो रहा जो साइंटिफिक रिसर्च जो देश को आगे ले जाए, कुछ नहीं है। इनके पेपर्स कौन पढ़ता है? बड़े भारी एकेडमिशियन बैठे हैं, सेल्फ स्टाइल्ड एकेडमिशियन, बड़े इंटेलेक्चुअल्स अपने को कहते हैं, कुछ नहीं है। वो दे आर देयर फॉर अ जॉब कि एक प्रोफेसर हो जाओ तो अच्छी खूब वेतन मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, पर्क्स मिल रहे हैं, मौज मस्ती मारो। ये नाम के लिए है। कोई जेन्युइन साइंटिफिक रिसर्च कितने हैं? कितने नोबेल लॉरिएट्स हैं? कितने नोबेल? अमेरिका में जाता हूँ, अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज में half a dozen नोबेल लॉरिएट्स हैं, सबके ओरिजिनल साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। जहां आपके कितने हैं? जो 2-4 हुए हैं इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिली, वो भी दोज हु हैव बीन लिविंग इन अमेरिका। हरगोविंद खुराना वगैरह जो चले गए, वो चंद्रशेखर वगैरह जो चले गए अमेरिका में, उनको नोबेल प्राइज यहाँ रहते हुए सीवी रमन को मिला, एक का दो का, अदरवाइज किसको मिला है आपको? आप है ही नहीं उस लायक। आप तो चाहते हैं कंफर्टेबल नौकरी, कंफर्टेबल खूब इनकम मिले, बस यही आपको इंटरेस्ट है। यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के लिए मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं। दे आर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, दे आर रियली स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स। कुछ आता जाता नहीं, कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई जेन्युइन रिसर्च नहीं है। चलिए, चलती का नाम गाड़ी, खूब मौज मस्ती मार रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटी में भरे हुए हैं प्रोफेसर, एक से एक अपने को 30 मार खां समझते हैं। ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स भरे हुए हैं, फुल ऑफ एरोगेंस लाइक पीकॉक्स। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत टाइम दिया, एंड आई होप इस कॉन्वर्सेशन से जो भी लोग सीखना चाहे सीख सकते हैं। बट हाँ, दे शुड लर्न वन थिंग, दैट यू शुड आस्क क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग। ये मैंने आपसे सीखा कि बी रैशनल, एंड आप चीज़ों को दोहरे तरीके से, मापदंड से भी देख सकते हैं, तो आप चीज़ों को बेटर आउटपुट निकाल पाएंगे शायद। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल लेसन्स एंड टीचिंग्स। आई होप ये मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बहुत हेल्प करेगी, और जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनकी ज़िंदगी में भी सर हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।